हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये नॉवेल मेरा नहीं है, मैं बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किन लैंग, हद से ज्यादा मत करो। मेरे आसपास जासूस लगाना और मेरा पीछा करने के लिए लोगों को भेजना, तुम कितने नीच हो। तुम्हारी सगाई मेरे परिवार ने तय की थी, और अब मैं, मु युयान, तुम्हें साफ साफ बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। असल में मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अब से मुझे परेशान करना बंद करो। तियानहाई शहर, मुरेन अंतर्राष्ट्रीय। सीईओ के कार्यालय में काले रंग की ओल यूनिफॉर्म पहने महिला सीईओ मु युयान ने भौहें चढ़ाकर घूरते हुए तीखे शब्दों में किन लैंग को फटकार लगाई, जो अज्ञानता का नाटक कर रहा था। फटकार खाई जा रही किन लैंग ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह सोफे पर बेसुध बैठा था, अपने दिमाग में सूचनाओं की एक श्रृंखला को पचा रहा था। उसके होंठ फड़क रहे थे। क्या उनका पुनर्जन्म हुआ था? और उस उपन्यास में जिसे उन्होंने व्यापक रूप से पढ़ा था। मजेदार बात यह थी कि उसकी वर्तमान पहचान खूबसूरत महिलाओं से घिरे नायक की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बड़े खलनायक की थी जिसे नायक लगातार थप्पड़ मारता रहता था। किन लैंग, यान जिन किन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज और परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हैं। उनके दादाजी एक सच्चे शक्ति स्तंभ थे, जिन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थीं। उनके पिता अब भी एक उच्च पद पर आसीन थे, जो अपने पैर की एक ही धमक से पूरे हुआशिया को हिला देने की क्षमता रखते थे। उनकी मां एक व्यवसाय महिला थी, जिनके पास विभिन्न प्रसिद्ध सरकारी उद्यमों में शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह जिन लोगों के साथ भी उठता बैठता था, वे या तो अमीर थे या शक्तिशाली। वह सचमुच दूसरी पीढ़ी के अमीर थे। दूसरी पीढ़ी का शक्तिशाली। बेहतरीन कार्डों के साथ, यानी शुरुआती रॉयल फ्लश के बावजूद, मूल किन लैंग ने सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वह एक सीधा साधा आदमी था, जो अपनी मंगेतर मु युयान के सामने गिड़गिड़ाता रहता था। उसने मु युयान द्वारा खोजे गए सुरक्षा कवच को नष्ट करने के अवसरों का लाभ उठाया, मु युयान के आसपास अपने जासूसों को तैनात किया और लगभग हर तरह के बुरे कृत्य को अंजाम दिया। अंत में उसने मु युयान द्वारा भारी कीमत चुकाकर किराए पर लिए गए रक्षक, यानी नायक ये फेंग पर चाकू से हमला कर दिया। परिणामस्वरूप उसने अपने ऊपर विपत्ति मोल ले ली और ये फेंग के हाथों मारा गया। उनके शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि ने ये फेंग को आगे बढ़ने, मजबूत होने और सफलता प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी का काम किया। ये कहा जा सकता है कि ये फेंग का उत्थान पूरी तरह से किन लैंग के पीछे किन परिवार के प्रभाव पर आधारित था, और वह सीधे शीर्ष पर पहुंच गया। इसके बारे में सोचते ही दुख होता है। कुछ पल के लिए तो प्यार जताना अच्छा लगता है, लेकिन प्यार जताने के बाद क्या सच में शमशान घाट ही एकमात्र रास्ता है? लेकिन ये सब उस मूर्ख की पिछली जिंदगी की बेवकूफ़ी भरी हरकतें थीं। अब जब वो कोई और है, तो सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। डिंग, होस्ट की पहचान की पुष्टि हो गई है। डेस्टिनी के ग्रेट विलेन सिस्टम की बाइंडिंग प्रक्रिया जारी है। जैसे ही उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, 300 वेब उपन्यास पढ़ चुके किन लैंग को पता चल गया कि उसका विशेष गोल्डन फिंगर आ गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द डेस्टिनीज ग्रेट विलेन सिस्टम एक ऐसी तरकीब थी जिससे उसे एक महान खलनायक बनने में मदद मिलती थी। वह सन ऑफ डेस्टिनी को पूरी तरह से कुचल देता था और बेहद शक्तिशाली बन जाता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह नियति के पुत्र से संबंधित अवसरों का लाभ उठाकर नियति खलनायक अंक प्राप्त करे, जिनका उपयोग वह वस्तुओं के बदले या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ड्रॉ में भाग लेने के लिए कर सकता था। सिस्टम की कार्यप्रणाली से परिचित होने के बाद किन लैंग काफी संतुष्ट था। पाखंडी होने की तुलना में खलनायक होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। असल मायने तो आनंद लेने के हैं। मु युयान कभी कभार मुस्कुराते हुए किन लैंग को देखती रही। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। अगर उसके अंगरक्षक ने उसे पता न लगाया होता, तो उसे पता ही न चलता कि उसके दफ्तर में जासूसी के उपकरण लगे हुए थे, और किन लैंग ने उसकी लगभग सारी निजी बातें सुन ली थीं। फिर भी इस आदमी में हंसने की हिम्मत कैसे हुई? किन लैंग, तुम अब भी यहाँ हंसने की हिम्मत कर रहे हो? सगाई तोड़ दो। मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। किन लैंग, जो सिस्टम की कार्यप्रणाली से जल्दी ही परिचित हो गया था, ने धीरे से अपना सिर उठाया और उदासीनता से जवाब दिया, ठीक है। क्या चल रहा है? मु युयान भ्रमित था। किन लैंग सहमत हुए। कुछ समय पहले तक किन लैंग बेशर्मी से उसका पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि जासूसी उपकरण लगाने जैसे काम भी कर रहा था, पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। क्या सचमुच सूरज पश्चिम से उगता है? क्या वह आखिरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण सगाई से मुक्त होने वाली है? किन लैंग ने सोफे पर आराम से पैर फैलाकर लेट गया। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और कहा, चलिए सगाई तोड़ देते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मु परिवार को ये बात स्पष्ट रूप से बता दें और उन्हें पहल करने दें। तुम
मु युयान ने भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से कहा, तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो। किन लैंग मुस्कुराई, क्या मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ? क्यों न तुम कहो कि तुम्हारा मु परिवार हद से ज्यादा लालची है। और तुम मु युयान कहीं खुद को इतना बड़ा तो नहीं समझ रही हो कि मुझे अपने लायक नहीं समझती है ना? अगर मेरे किन परिवार का योगदान न होता तो तुम्हारा मु परिवार 10 साल पहले ही टुकड़ों में बंट गया होता। 10 साल पहले मु युयान और किन लैंग के पिता घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण मु युयान के पिता का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। उस समय पूरा मु परिवार उथल पुथल में था और अनगिनत लालची अवसरवादी लोग इसका फायदा उठाने के लिए टूट पड़े। किन लैंग के पिता ने ही अकेले दम पर पूरे मु परिवार को स्थिर किया था। किन परिवार की दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मु युयान की मां ने स्वयं पहल करके इस सगाई की व्यवस्था की। ये कहा जा सकता है कि किन लैंग और मु युयान की सगाई पूरी तरह से मु परिवार द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए की गई थी। ये सोचकर किन लैंग शिकायत किए बिना नहीं रह सका। असली मालिक सचमुच बेवकूफ था, उसके हाथ में रॉयल फ्लश था, फिर भी वह बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा था। क्या उसे यह समझ नहीं आया कि एक औरत के दिल में एक सीधा सादा आदमी बैकअप ऑप्शन से भी बदतर होता है? तुम्हारे पास एक और विकल्प है, वो ये कि तुम कुछ समय के लिए ये दिखावा करो कि ये सगाई अभी भी चल रही है। बेशक इसकी एक समय सीमा है। अगर मैं कभी खुश हो जाऊं तो शायद मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूं। किन लैंग हंस पड़ी। नियति की पुत्री, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। भला वो उसे पूरी तरह निचोड़ने से पहले इतने उपयोगी साधन को कैसे जाने दे सकता है? मु युयान ने अपने चांदी के दांत कसकर भींचे। यह असंभव है। अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं क्या करूंगी? किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे विचार बहुत ही गंदे हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये तो बस बाहरी लोगों के सामने प्रेमी प्रेमिका होने का नाटक है। अगर आप वाकई ऐसा नहीं चाहते तो मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आप मु परिवार के पास वापस जाएं और उनसे संबंध तोड़ने की पहल करने को कहें। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तब क्या होगा। क्या आप बदले में कुछ दिए बिना किन परिवार का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? भला दुनिया में अच्छी चीजें अपने आप कहाँ आ गिरती हैं? मु युयान ने माथे पर शिकन डालते हुए गहरी सोच में डूब गई। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि अगर मु परिवार ने अलगाव की पहल की तो क्या होगा। अगर किन लैंग सगाई तोड़ देता तो कहने को कुछ नहीं होता, मु परिवार की थोड़ी बदनामी होती, लेकिन वे किन परिवार का कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर मु युयान सगाई तोड़ देती तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। किन लैंग किन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, भविष्य में किन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी। उसके ये कृत्य निस्संदेह किन परिवार के लिए एक करारा तमाचा साबित होंगे। उसके बाद किन परिवार का संरक्षण प्राप्त करना तो दूर, दमन से मुक्त रहना भी एक वरदान होगा। हालांकि उसे किन लैंग के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी थोड़े समय का दर्द सहना लंबे दर्द से बेहतर था। अगर वह इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती तो शायद उसके पास किन लैंग से जीवन भर शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको सगाई तोड़ने का अपना वादा निभाना होगा। मु युयान ने गहरी सांस ली और उसकी खूबसूरत निर्मल आंखों में दृढ़ निश्चय की एक चमक दिखाई दी। डिंग, कथानक बदल गया। मेजबान को बधाई, आपने जोड़ 1000 खलनायक भाग्य अंक प्राप्त कर लिए हैं। किन लैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हुआ और मु युयान का पतला हाथ पकड़कर बाहर चला गया। मु युयान ने सहज रूप से संघर्ष किया, लेकिन किन लैंग के शब्दों ने उसे रोक दिया। क्या तुम मुझे सगाई तोड़ने नहीं दोगी? क्या प्रेमी प्रेमिका हाथ भी नहीं पकड़ सकते? ठीक है, इसे कुत्ते के खरोंच की तरह समझो। मु युयान ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। डिंग, महिला नायिका मु युयान भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरी। मेजबान को बधाई, आपको जोड़ 300 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स मिले हैं। किन लैंग ने उसके विचारों को अनसुना करते हुए अपनी निगाहों को उसके आकर्षक शरीर पर टिकाए रखा। वह शरारती अंदाज में हंसा, लड़कियां, खासकर खूबसूरत लड़कियां, ऐसे तंग कपड़े नहीं पहनती। ऐसे अच्छे शरीर के साथ तुम बुरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगी। मैंने कल रात 2 लोगों का पीछा किया। मु युयान की खूबसूरत आंखों में असहजता के भाव झलक रहे थे। उसे इस खास चुटकुले के बारे में पता नहीं था। उसने किन लैंग के बारे में केवल अफवाहें सुनी थी और वह पूरी तरह से असंतुष्ट थी। जब दफ्तर का दरवाजा खुला तो मु युयान की महिला अंगरक्षक ने उन दोनों को हाथ में हाथ डाले बाहर निकलते देखा और संदेह से पूछा, छोटी मालकिन, यह क्या है? स्थिति का फायदा उठाते हुए किन लैंग ने मु युयान की पतली कमर पर हाथ रख दिया। क्या किसी जोड़े का अंतरंग होना वाकई इतना चौंकाने वाला है? मु युयान का शरीर बुरी तरह कांप उठा।
उसे लगा जैसे किसी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया हो, इसलिए वह बस यही दिखावा कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं। डिंग। महिला नायिका मू युयान ने तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। मेजबान को जोड़ 600 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। अगले आधे दिन तक किन लैंग मू युयान के कंधे पर हाथ रखकर पूरी कंपनी में घूमता रहा। उसने कई परिस्थितियों का फायदा उठाया और साथ ही साथ 6800 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स अर्जित किए। मू युयान का लगातार शोषण करने का उसका व्यवहार आखिरकार रात के खाने के बाद समाप्त हो गया। म्यूरेन इंटरनेशनल के सामने विदाई की गले मिलने की रस्म के बाद, जिससे मू युयान शर्मिंदा होकर भाग गई, किन लैंग मुड़ा और अपनी मेबैक में बैठ गया। 4 मर्सिडीज एएमजी गाड़ियों से घिरा हुआ वह शान से अपने विला की ओर चल पड़ा। पिछली सीट पर बैठे किन लैंग ने भावुक होकर आह भरी। मू युयान को अपने मूल शरीर से काफी घृणा थी और उसका दिमाग बहुत सतर्क था। वह केवल छोटे मोटे फायदे ही उठा सकती थी, इससे आगे बढ़ना असंभव था। क्या वह इतनी शर्मिली होगी कि भाग जाएगी? क्या वह इतनी आसानी से मान जाएगी? वह तो बस ये दिखावा कर रही थी कि उन दोनों के बीच सुलह हो गई है। किन लैंग को कोई जल्दी नहीं थी, वह अपना समय लेगा। मूल कृति में भाग्य की पुत्री होने के नाते मू युयान का दर्जा काफी ऊंचा था। स्वाभाविक रूप से वह भी उसकी योजना का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालात काफी सुधर गए हैं। कम से कम चापलूस होने की जो छवि बनी हुई थी, उससे तो छुटकारा मिल गया। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना होगा। किन लैंग ने आह भरी और मन ही मन सिस्टम पैनल खोलने का सोचा। पात्र किन लैंग, आयु 25, शारीरिक बनावट 6, गुर्दे की कमी, चार्म 85, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 6800, कौशल कोई नहीं, मॉल अभी खुला नहीं है, लॉटरी केंद्र खुला, प्रत्येक ड्रॉ में 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खर्च होते हैं। किन लैंग ने चरित्र परिचय को देखा और शिकायत की, सिस्टम ये तो हद है। गुर्दे की कमी, एक पुनर्जन्म दल के सदस्य के रूप में क्या आप मेजबान के साथ इस तरह के अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त कर सकते हैं? इस शरीर में गुर्दे की कमी एक बड़ी समस्या है। क्या आपको इस त्रुटि को ठीक नहीं करना चाहिए? सिस्टम की यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी, बिना किसी भावना के। होस्ट एक शारीरिक पुनर्जन्म है और इसका मूल महान खलनायक के शरीर से कोई संबंध नहीं है। होस्ट की किडनी की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें अल्पविकास, अत्यधिक काम आदि शामिल हैं। बस करो और कुछ मत कहो। पहले मुझे नौसिखिया उपहार पैकेज दे दो। किन लैंग ने तुरंत सिस्टम के प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया। उसे डर था कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कुछ भयानक हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। डिंग, नौसिखियों के लिए उपहार पैकेज तैयार है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? हाँ। डिंग, होस्ट को स्किल एफिनिटी LV1 ग्रुप एफिनिटी जोड़ 10 LV2 में अपग्रेड करने के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और प्रत्येक अपग्रेड के लिए 2 गुने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने फिजिक इंप्रूवमेंट पिल्स जोड़ 10 प्राप्त कर ली है। प्रत्येक गोली मेजबान के फिजिक को 1 बढ़ा सकती है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने जोड़ 3 आकर्षण मूल्य प्राप्त कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। किन लैंग की आंखें चमक उठीं। एफिनिटी स्किल के साथ क्या यह ऐसा नहीं होगा जैसे बाहर जाते समय अनुकूलता बढ़ाने वाला कोई बफ मिल गया हो? उसने हाथ हिलाया और 3100 संचयी डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खर्च करके एफिनिटी को लेवल 6 तक बढ़ा दिया। साथ ही उसने 10 छोटी गोलियां ली, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति में 10 अंकों की वृद्धि हुई। एक सामान्य व्यक्ति की शारीरिक शक्ति लगभग 10 होती है और 16 अंकों की शारीरिक शक्ति के साथ किन लैंग ने गुर्दे की कमी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। आकर्षण मूल्य की बात करें तो वह दिखावट में एक अदृश्य सुधार था। दिखने में 98 के परफेक्ट स्कोर के साथ और एक खास व्यक्ति के अलावा जो बिस्तर पर फोन लिए लेटा हुआ है, एक पैर दूसरे पर टिकाए हुए, स्क्रीन पर चल रही सामग्री पर हंस रहा है, कौन सा दूसरा आदमी दिखने में किन लैंग से मुकाबला कर सकता है? इस 98 चार्म के साथ किन लैंग की बाद की योजनाओं को क्रियान्वित करना बहुत आसान हो गया। लॉटरी, लगातार 10 ड्रॉ, बचे हुए सभी डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स, उन सभी को निकाल लो। डिंग, मेजबान को फिजिक जोड़ 1 हासिल करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को प्रारंभिक पियानो कौशल हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान को इंटरमीडिएट पियानो कौशल हासिल करने पर बधाई। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्हें आंटी क्यू का एक फोटो एल्बम मिल गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खत्म होने के बाद किन लैंग का एट्रीब्यूट पैनल पूरी तरह से रिफ्रेश हो गया था। पात्र किन लैंग, आयु 25,
शारीरिक बनावट 26, चार्म 98, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 0, कौशल आत्मीयता स्तर 6, समूह आत्मीयता जोड़ 60, उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह। मॉल अभी खुला नहीं है। लॉटरी केंद्र खुला, प्रत्येक ड्रॉ में 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स खर्च होते हैं। सिस्टम बैकपैक, एक आंटी क्यू फोटो एल्बम, क्लियर विन टिश्यू जोड़ 3। बुरा नहीं है, कुछ थोड़ी अजीब चीजों को छोड़कर बाकी सब उपयोगी थे। एट्रीब्यूट पैनल को बंद करने के बाद किन लैंग ने अपने ड्राइवर और अंगरक्षक जूनजी को निर्देश दिया, वापस आते समय कुछ लोग और कुछ चीजें हैं जिन पर आपको किसी को नजर रखने की व्यवस्था करनी होगी। किन लैंग ने विस्तृत निर्देश दिए। हालांकि उसे कथानक की जानकारी थी, लेकिन कथानक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समय संवेदनशील थे और उसे तुरंत जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। समझ गया। रियरव्यू मिरर में जूनजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। युवा मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं इस तरह की जासूसी और निगरानी में माहिर हूं। सामान्य तौर पर जूनजी किन लैंग के साथ इस तरह मजाक करने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि युवा मालिक अप्रत्याशित थे और कोई नहीं जानता था कि वह कब अचानक पागलपन भरी हरकतें कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन अलग था। एक पुरुष होने के बावजूद जूनजी को लगा कि युवा स्वामी पहले से कहीं अधिक आकर्षक हो गए हैं, खासकर उनका चेहरा जो असाधारण रूप से सौम्य लग रहा था। एक ही अर्थ। किन लैंग ने इसका खंडन नहीं किया। अंततः एक परिचित कथानक के साथ इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद भाड़े के सैनिकों के राजा ये फैंग की वापसी में अभी भी कुछ समय बाकी था। ये फैंग अभी तक लौटा नहीं था, इसलिए उसे इस समय का उपयोग उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के लिए करना था जिनकी उसे जानकारी थी। केवल बल के बल पर ये फैंग को हराना संभव नहीं था, उसे अवसरों का लाभ उठाकर शुरुआत करनी थी। आखिरकार वह लड़का नियति का पुत्र था। हो सकता है उसे दिल में गोली लग जाए और वह किसी चट्टान से गिर जाए, लेकिन तभी एक राहगीर महिला एनपीसी उसे बचा ले, जिससे एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी की शुरुआत हो। इससे पहले कि वह नायक के हेलों से प्रतिरक्षित होने का कौशल हासिल कर लेता, नियति के पुत्र को हराने का एकमात्र तरीका उसके पूर्व निर्धारित अवसरों का उपयोग करना था। जैसे ही मेबैक काफिला एलिवेटेड रिंग रोड में दाखिल हुआ, किन लैंग के चेहरे पर भी शरारती भाव आ गए। किराए के सैनिकों का राजा, ब्लड वुल्फ भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता। हे, मुझे आश्चर्य है कि तुम, नियति के पुत्र, मुझे कितने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स दिला सकते हो। मुझे कहानी के शुरू होने और हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। आलीशान विला में लौटने पर किन लैंग को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई। अपने पुनर्जन्म से पहले ही वह एक धनी युवक था जिसके पास काफी संपत्ति थी, जिसे उसने अपनी अपार संपत्ति बिल्कुल शुरुआत से अर्जित किया था। पूंजी स्वयं में सही या गलत नहीं होती, लेकिन पूंजी का संचय एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त पर आधारित है। इसी वजह से किन लैंग का मानना है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। वह यूरोपीय शैली के सोफे पर आराम से लेटा हुआ था, अपने हाथ में गिलास को धीरे से घुमा रहा था, जबकि एक कमजोर युवती उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी, घबराहट में अपने कपड़ों के किनारे से खेल रही थी। जूनजी उसके बगल में खड़ा था, उसका चेहरा ठंडा था। युवक स्वामी, सफाईकर्मी, काम करते समय लापरवाह था और उसने गलती से आपके बहुमूल्य युआन राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। जूनजी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सू शियाओ ने डर के मारे अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। दबाव के कारण उसकी उंगलियों के सिरे सफेद पड़ गए। चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, वह जानती थी कि युआन राजवंश का चिन्ह जुड़ जाने से नीले और सफेद रंग के चीनी मिट्टी के बर्तनों का मूल्य कितना बढ़ जाता है। और यह इतनी कीमती प्राचीन वस्तु थी जिसे उसने अभी अभी तोड़ दिया था। किन लैंग ने अपने सामने खड़ी युवती की ओर देखा और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसकी लंबाई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक थी, उसका शरीर दुबला पतला था और यहाँ तक कि नीली और सफेद रंग की सफाईकर्मी की वर्दी भी उस पर कुछ ढीली लग रही थी। और ये देहाती सी दिखने वाली युवती ही पुस्तक की मुख्य नायिकाओं में से एक थी, सू शियाओ को अभी मत देखो, वह तो बस सफाईकर्मी की वर्दी में एक देहाती युवती है। लेकिन मूल रचना में सू शियाओ ने एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह और ये फैंग बचपन के प्रेमी थे जो एक ही अनाथालय में पले बड़े थे, और ये फैंग के दिल में उनका एक अपरिहार्य स्थान था। इसके अलावा इस बार फूलदान तोड़ने के कारण मूल मालिक ने सू शियाओ पर अत्याचार किया और उसके अनाथालय के पीछे की जमीन पर अपनी नजरें गड़ा दी, जिससे सू शियाओ और अनाथालय दोनों के साथ एक घातक दुश्मनी शुरू हो गई। बाद में इस घटना के कारण उसका ये फैंग के साथ सीधा टकराव भी हुआ, उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा और उसने ये फैंग को उस सुंदरी को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाने की अनुमति दी। बेशक ये तो पुरानी खबर है,
किन लैंग ने लाल शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और आराम से कहा, सु शियाओ शियाओ। युवा स्वामी किन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं टूटे हुए नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों के पैसे आपको वापस कर दूंगी, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, सु शियाओ शियाओ ने अत्यधिक घबराहट के कारण कुछ जल्दबाजी में कहा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने सहयोगियों द्वारा चर्चित अत्याचारी युवा स्वामी किन की ओर देखा, तभी उसके दिल में एक ठंडी अनुभूति हुई जिससे उसका काफी डर दूर हो गया। कितना सुंदर है, उसकी निगाहें कितनी कोमल हैं। एक ऐसा सज्जन जो जैद के समान सुंदर है, दुनिया में अद्वितीय। इतनी शालीन युवा मालकिन को उनके सहकर्मियों द्वारा एक तर्कहीन, गुस्सैल और यहाँ तक कि हिंसक, अत्याचारी युवा मालकिन किन के रूप में क्यों वर्णित किया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे धोखा दिया गया हो? सु शियाओ शियाओ की प्रतिक्रिया देखकर किन लैंग बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उंगली से इशारा किया और जब वह पास आए तो उसने एक हाथ से उसे सोफे पर बिठा लिया और दूसरे हाथ से सु शियाओ शियाओ की कोमल ठुड्डी को हल्के से चूम लिया। उसके कोमल चेहरे पर किसी साधारण परिवार की युवती जैसी सौम्यता झलक रही थी। उसकी धुंधली चमकती आंखें इधर उधर देख रही थीं, उसकी पतली पतली भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी सुंदर जैद जैसी नाक हल्की सी फड़क रही थी और उसे अपने हाथ की ठुड्डी पर गर्म ऊर्जा का स्पर्श महसूस हो रहा था। उसके लाल होंठ बिना किसी आधुनिक सौंदर्य प्रसाधन के कोमल लाल रंग से दमक रहे थे। ये कहना जरूरी है कि उसकी शारीरिक बनावट को एक तरफ रख दे तो सु शियाओ शियाओ की खूबसूरती निश्चित रूप से 95 अंक या उससे भी अधिक थी। युवा स्वामी किन, आप क्या करना चाहते हैं? सु शियाओ शियाओ के गाल लाल हो गए थे, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही थीं और वह तनाव में हकला रही थी। जूनजी ने मन ही मन सोचा, क्या आज यंग मास्टर गलत दवा ले रहे हैं? वह भला ऐसी देहाती लड़की में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? हालांकि एक अंगरक्षक जो इतने लंबे समय तक मूल मालिक के साथ रह सकता था, स्वाभाविक रूप से उसमें अपनी खुद की क्षमताएं होंगी, और वह तुरंत मुड़ा और बैठक कक्ष से बाहर निकल गया। उनका रुख स्पष्ट था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या करूं? किन लैंग ने सवाल पर हंसते हुए कहा, तुम तो बस एक सफाईकर्मी हो, मुझसे क्या उम्मीद करते हो? तुमने मेरे नीले और सफेद रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए और अब भी मुआवजे की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मुआवजे के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? मैंने ये नीले और सफेद रंग के बर्तन नीलामी में 8 मिलियन में खरीदे थे। सफाईकर्मी की तनख्वाह से इसे चुकाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? 10 साल या 100 साल? मुझे नहीं पता। सु शियाओ शियाओ 8 मिलियन की संख्या सुनकर पहले ही स्तब्ध रह गई थी। वह अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं बचा सकती थी, चाहे वह कुछ भी खाए पिए। पीड़ित युवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे स्वर में कहा, युवा स्वामी किन, मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं आपको कैसे मुआवजा दूं। एजेंसी द्वारा दी गई पृष्ठभूमि जानकारी के अनुसार आप सनशाइन अनाथालय में पले बढ़े हैं और आपके पारस्परिक कौशल उत्कृष्ट हैं। यदि आप उस अनाथालय के निदेशक को इस बात के लिए मना ले कि मैं अनाथालय को कम कीमत पर खरीद लूं, तो नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों का मामला माफ किया जा सकता है। सु शियाओ शियाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। उसने लंबे समय से सुना था कि कुछ कंपनियां अनाथालय की जमीन हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन लैंग भी इसमें हिस्सा लेना चाहेगा। वह अब बच्ची नहीं रही थी। इस स्थिति में उसे ये भी संदेह होने लगा कि क्या नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों को तोड़ना किसी प्रकार की साजिश थी, जिसका उद्देश्य उसे अनाथालय के निदेशक को जमीन बेचने के लिए राजी करना था। चूंकि यह असंभव है, इसलिए हम इसे केवल आधिकारिक तौर पर ही निपटा सकते हैं। मेरे संग्रह को तोड़ने पर मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कई मिलियन का नुकसान होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्ज चुका दें, अगर नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। किन लैंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, पैरों को क्रॉस करके सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसमें कोई स्पष्ट भावना दिखाई नहीं दे रही थी। ये फैन की वापसी से पहले समय तेजी से बीत रहा था। उसके पास सु शियाओ शियाओ पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था, और अगर वह 1 महीने तक सु शियाओ शियाओ के प्रति असीम रूप से दयालु भी रहता, तो भी शायद ये बचपन के प्यार के साथ बिताए वर्षों की तुलना में कुछ भी नहीं होता। सु शियाओ शियाओ का इस्तेमाल ये फैंग पर हमला करने के लिए उसे उसके दिल में एक उच्च स्थान प्राप्त करना होगा। उनका रिश्ता और भी अविस्मरणीय होना चाहिए था। तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम खुद को पुलिस के हवाले करने वाले हो या मुझे पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहिए? किन लैंग ने ठंडे लहजे में पूछा। सु शियाओ शियाओ घबरा गई। उसने सुना था कि जेल में महिला कैदी कुछ भी कर सकती हैं,
हर एक पिछली बार से ज्यादा क्रूर। अगर उसे भी जेल में बंद कर दिया गया तो उसे हर समय प्रताड़ित किया जाएगा। धड़ाम। बहुत हिचकिचाहट के बाद सू शियाओ ने अपनी बची खुची गरिमा को त्याग कर किनलांग के सामने घुटने टेक दिए, सिर झुकाए, भयभीत और बेचैन होकर बोली, युवा स्वामी किन, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। जब तक ये गैरकानूनी न हो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, मैं ये सब काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। किनलैंग को संदेह हुआ, सफाई? क्या वह सफाई जिसमें युआन राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों को हर दिन तोड़ना शामिल है? नहीं, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। सू शियाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अब वह सचमुच असहाय थी, दोषी थी और प्रायश्चित की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर यंग मास्टर किन ने सचमुच पुलिस को बुलाया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। किनलैंग ने आंखें सिकुड़ी, थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोला, विला का रसोइया उतना अच्छा नहीं है और हमें एक पूर्णकालिक दाई की जरूरत है। कैसा रहेगा अगर आप यहीं रुककर कुछ समय के लिए काम करके देखें? अगर आप इसे संभाल सकती हैं तो आप यहीं रहेंगी, अगर नहीं तो हम बाद में बात करेंगे। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। सू शियाओ ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत सक्षम हूँ। डिंग। कहानी में बदलाव आ गया है। मेजबान को जोड़ 1000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल करने पर बधाई। खलनायक का महत्व आ गया है। किनलैंग के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, जिससे एक चंचल मुस्कान बन गई जिसने उनके पहले से ही शांत चेहरे में थोड़ी शरारत भर दी। तुम कर पाओगे या नहीं ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। वेतन 10,000 प्रति माह होगा, जिसमें भोजन और आवास शामिल है। 10,000 प्रति माह? सू शियाओ चौंक गई। किनलैंग ने हैरानी से पूछा, क्या ये बहुत कम है? थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा नहीं। ये बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। सू शियाओ ने बस अपना सिर हिलाया। एक सफाईकर्मी के रूप में वह महीने में लगभग 5,000 युआन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, और इसमें भोजन या रहने का खर्च भी शामिल नहीं था। यह मौजूदा उपचार तो मानो आसमान से कोई तोहफा गिरने जैसा था। डिंग। महिला नायिका सू शियाओ भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरी है। मेजबान को जोड़ 200 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। सू शियाओ के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर किनलैंग को हंसी आ गई। मूल रचना में सू शियाओ एक अत्यंत पवित्र और दयालु लड़की थी, और अब उसे स्वयं देखकर वह सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। वह इतनी भोली थी कि उसे वेतन कम भी नहीं लगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बहुत ज्यादा है। अगर एक निर्दयी पूंजीपति इतनी मासूम बच्ची का शोषण नहीं करता तो फिर किसका शोषण करेगा? क्या 10,000 युआन प्रति माह बहुत ज्यादा है? सू शियाओ के लिए बेशक ये बहुत कुछ था। हालांकि शर्त ये थी कि युआन राजवंश के 80 लाख युआन मूल्य के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों की भरपाई की जाए, भले ही उसके कोई अन्य खर्चे न हो। 20 वर्ष की आयु की सू शियाओ को ये सारा पैसा चुकाने के लिए लगभग 70 साल तक काम करना पड़ेगा। शोषण का शिकार होने के बावजूद भी सू शियाओ बहुत खुश थी, ये सोचकर कि उसे एक बेहतरीन बॉस मिल गया है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसका हृदय अपार कृतज्ञता और प्रशंसा से भर गया था। बदलाव धीरे धीरे क्रमिक रूप से ही आने थे। सू शियाओ के मामलों को निपटाने के बाद किनलैंग अपने शयन कक्ष में लौट आया। उसने मू युयान का नंबर डायल किया, जिसे उसने अभी अभी फोन पर काट दिया था, और कॉल लगने के बाद उसने अजीब तरह से पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या? ये पहली बार था जब मू युयान ने उसे फोन किया था, जो थोड़ा असामान्य था। मू युयान ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से बोली, कल मेरे घर आना। समय नहीं है। बात करने के बाद किनलैंग ने फोन काट दिया। यदि कोई व्यक्ति असामान्य रूप से चौकस है तो वही या तो कोई साजिश रच रहा है या चोरी कर रहा है। उसे नहीं लगता था कि उसमें इतना आकर्षण है कि मू युयान की राय सिर्फ एक दिन में पूरी तरह बदल जाएगी। डिंग। महिला नायिका मू युयान में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव आया है। मेजबान को जोड़ 500 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। कुछ ही देर में फोन फिर बज उठा। मू युयान का स्वभाव भले ही शांत था, लेकिन वह अब खुद को रोक नहीं पाए। ये दूसरी बार था। बार बार फोन काट दिया जाना एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किनलैंग के साथ ऐसा होगा। सचमुच सभी पुरुष चंचल होते हैं, वे अपने चेहरे के भावों से भी तेजी से अपना मन बदल लेते हैं। मेरी माँ यहाँ है और उन्होंने खास तौर पर आपको रात के खाने पर बुलाया है। कम से कम हम अभी भी एक अनुबंधित दंपत्ति हैं और हमारे समझौते के अनुसार आपको आना चाहिए।
मु युयान ने अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा, बोलते समय उसकी आवाज बहुत सख्त थी। कितने बजे? कल दोपहर। ठीक है। उन्होंने मुश्किल से 2 वाक्य ही बोले थे कि फोन फिर से कट गया। डिंग। महिला नायिका मु युयान में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव आया है। मेजबान को जोड़ 600 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। धिक्कार है। सिस्टम के यंत्रवत संकेत को सुनकर किन लैंग ने अपनी जीभ चटकाए। मना करने पर भी उसे खलनायक का दर्जा मिला और हाँ कहने पर भी। मु युयान तो मानो चलती फिरती सोने की खान थी। उसने खलनायक के रूप में अपनी छवि को इतना मजबूत कर लिया। उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, मुलायम बिस्तर पर लेट गया, आलस से अंगड़ाई ली और मन ही मन अपनी अगली चालों के बारे में सोचने लगा और उसे पता भी नहीं चला कि वह सो गया है। सुबह 6 बजे जल्दी उठने की आदत के कारण किन लैंग समय पर जाग उठा। कपड़े पहनकर नीचे जाने पर उसने देखा कि नाश्ता पहले से ही खाने की मेज पर लगा हुआ था। उबले हुए बंद सोया दूध, तले हुए आटे के टुकड़े और बाजरे का दलिया, सब कुछ तैयार था। उसके बगल वाली सीट पर सू शियाओ नीले और सफेद रंग की सफाई की वर्दी पहने हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं। उसने चारों ओर देखा। विशाल विला में अभी अभी लोग रहने आए थे, इसलिए उसमें कुछ ऐसे हिस्से थे जिन पर थोड़ी धूल थी और जिन्हें छुआ भी नहीं गया था, लेकिन एक रात के बाद वह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। बिना सोचे समझे ही वह जान गया कि यह सू शियाओ की व्यस्त रात का परिणाम था। लगभग 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 मंजिला विला को साफ करके उसकी वर्तमान स्थिति में लाया गया था। ये स्पष्ट था कि सू शियाओ इस नौकरी को सचमुच महत्व देती थी और वास्तव में नौकरी से निकाले जाने से बचना चाहती थी, या शायद उसे जेल जाने का डर था। खांसी। मेज के शीर्ष पर बैठकर दलिया पी रहे किन लैंग को अचानक खांसी आ गई और इस आवाज से सो रही सू शियाओ जाग गई। नींद से भरी आंखों को मलते हुए उसने धीरे से कहा। उसके सुंदर चेहरे पर हाथ के पिछले हिस्से पर टिके रहने के कारण नाजुक त्वचा पर अभी भी लाल और सफेद धब्बे दिखाई दे रहे थे। किन लैंग को मेज के मुखिया के पास बैठे देखकर वह एकदम चौंक कर जाग गई और हकलाते हुए बोली, युवा स्वामी किन, क्या? क्या मैंने जो नाश्ता बनाया है वह आपको पसंद नहीं आया? मुझे तो बस ये साधारण घर के बने नाश्ते बनाना आता है। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो मैं सीख सकती हूँ। मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ और मैं ये काम बखूबी कर सकती हूँ। एक उबले हुए बन का एक टुकड़ा खाते हुए किन लैंग ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। स्वाद काफी अच्छा है। वैसे भी नाश्ता हल्का ही होना चाहिए। आपने जो कपड़े बदले हैं वे बाथरूम में हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करें। सू शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया, कुर्सी को सावधानीपूर्वक खींचा, इस डर से कि कहीं कोई कर्कश आवाज न हो जाए, और फिर कुछ लड़खड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद नाश्ता कर रहे किन लैंग ने जून जी को अपने पास बुलाया और बगल वाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ, कुछ खाना चाहोगे? जून जी बैठ गया और हंसते हुए सिर हिलाते हुए बोला, युवा मालिक, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। चॉपस्टिक से पकड़े हुए उबले हुए बन को खत्म करने के बाद किन लैंग ने लापरवाही से कहा, बाद में सू शियाओ के लिए एक नौकरानी के कमरे के रूप में एक बेडरूम तैयार करने के निर्देश दें ताकि उसके पास आराम करने की जगह हो। जून जी ने दूसरी मंजिल पर इधर उधर घूम रही सू शियाओ की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, युवा स्वामी, आप सचमुच इस लड़की को अपने पास रखने के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे, है ना? किन लैंग बाजरे का दलिया पीते हुए आधा सिर उठाकर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्या मना है? जून जी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि यह मना है, बस ये नाश्ता कुछ ज्यादा ही साधारण है। क्या? उसने मेज पर रखे हल्के नाश्ते पर एक नजर डाली। विला के मूल रसोई की तुलना में ये बिल्कुल स्वर्ग और धरती जैसा अंतर था। अगर सू शियाओ बेहद खूबसूरत होती तो ठीक है, वह इतना असभ्य नहीं होता कि ऐसा अनुचित सवाल पूछता। लेकिन अहम बात यह थी कि सू शियाओ देहाती दिखती थी, किसी गांव की सीधी सादी लड़की जैसी। आखिर युवा मालिक को क्या चाहिए था? उन्हें एहसास हुआ कि युवा स्वामी न केवल अधिक आकर्षक हो गए थे, बल्कि उनका स्वभाव भी अधिक परिष्कृत हो गया था, और यहाँ तक कि उनके विचार भी रहस्यमय हो गए थे। मैंने तुम्हें जो जांच करने को कहा था वह कैसी चल रही है? किन लैंग ने अपने होठों के कोने पोंछते हुए उदासीनता से पूछा। जून जी ने अपनी मुस्कान पर काबू पाया। गंभीर मामलों पर चर्चा करते समय वह गंभीर हो जाते थे। बाई शियाओयुन और बाई रुयू सगी बहनें हैं, दोनों तियानहाई शहर के बाई परिवार से हैं। एक अभी पढ़ाई कर रही है और दूसरी बाई परिवार की कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम कर रही है।
जहां तक क्यूजीयूए की बात है, उसकी पहचान थोड़ी संवेदनशील है। ऐसा लगता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से गहराई से जुड़ी हुई है। किन लैंग ने सिर हिलाया, उसकी कार्यकुशलता सराहनीय थी। क्या आपके पास पर्याप्त जनशक्ति है? जून जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बाई परिवार की बहनों के पास अंगरक्षक है, और क्यूजीयूर के साथ हमेशा लोगों का एक समूह रहता है। आम लोग उनका पता नहीं लगा सकते। हमें विला के अंगरक्षक दल से कुशल व्यक्तियों को भेजना होगा। विला में अंगरक्षकों की संख्या कम नहीं की जा सकती। अगर संख्या कम पड़े तो और भर्ती करो। तुम इसे संभालो और ऐसे लोगों को भर्ती करो जिनका रिकॉर्ड साफ हो। किन लैंग ने उसे घूर कर देखा, उसके चेहरे पर सहमति का भाव था। वेतन तुम तय करो। साथ ही आज से सभी अंगरक्षकों का वेतन 5,000 बढ़ जाएगा और तुम्हारा वेतन 10,000 बढ़ जाएगा। जून जी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके भीतर कृतज्ञता की एक प्रबल भावना उमड़ पड़ी। निजी अंगरक्षकों की भर्ती का काम भी पूरी तरह से उसी पर छोड़ दिया गया था। क्या युवा मालिक के दिल में उसका रुतबा इतना बढ़ गया था? स्वर्ग की भी आंखें हैं। युवा मालिक आखिरकार वो रोटोटिलर नहीं था जिसकी नजरों में सिर्फ औरतें ही बसी रहती थीं। खूब मेहनत करो और जल्द ही तुम्हारे पास गाड़ियां और घर होंगे। तुम्हें फिंगरटिप लोड्स में 3-4 बार जाने के लिए महीने भर कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम अमीर हो जाओगे तो वहां हर दिन रह पाओगे। किन लैंग ने जून जेड के पास जाकर उसके कंधे पर थपथपाया। विशेष बलों से सेवानिवृत्त एक अनुभवी सैनिक के रूप में जून जी युद्धकला में पुनर्तः निपुण था। विदेश से लौटे ये फैन के साथ लड़ाई में भी वह 100 से अधिक राउंड तक टिक सकता था। इसके अलावा वफादारी के मामले में बॉडीगार्ड जून जी पूरी तरह से योग्य थे। मूल रचना में किन लैंग की रक्षा के लिए उसने पीछा कर रहे ये फैन को रोकने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, और किन लैंग की जान को अस्थायी रूप से बचाने के लिए गंभीर रूप से अपंग होने के लिए भी तैयार था। किन लैंग इतने वफादार और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को कुछ शक्ति सौंपने से कैसे हिचक सकता था? युवा स्वामी जून जी ने दांत पीसते हुए ईमानदारी से किन लैंग के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, मैं मिशन पूरा कर लूंगा। अब से अगर आप मुझे पूरब जाने को कहेंगे तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे मुर्गियों का पीछा करने को कहेंगे तो मैं कभी कुत्तों का पीछा नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे आप पर विश्वास है। किन लैंग ने थोड़ी सी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। गाड़ी को घुमाओ, मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो। घर में अनगिनत कपड़े थे, इतने कि एक महीने तक हर दिन एक अलग पोशाक पहनी जा सकती थी, और वो भी बिना दोहराए। लेकिन किन लैंग मूल मालिक की पसंद से सहमत नहीं था। वह चाहता था कि काश वह अपने सीने पर ब्रांड का लोगो छपवा पाता, इस डर से कि कहीं दूसरों को उसके कपड़ों की कीमत का पता न चल जाए। वह लगभग अपने माथे पर अमीर दूसरी पीढ़ी लिखवाने ही वाला था। तुलनात्मक रूप से किन लैंग को कुछ अधिक संयमित चीज पसंद थी। उसने सू शियाओ शियाओ को दूसरी मंजिल पर इधर उधर घूमते हुए देखा और पुकार कर कहा, नीचे आ जाओ। सू शियाओ शियाओ थोड़ी घबराई हुई थी, उसके गालों पर अभी भी झाग के निशान थे। किन लैंग ने एक कदम आगे बढ़कर उसके गाल पर हाथ फेरा, जिससे सू शियाओ शियाओ चौंक गई और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। शर्म से सिर झुकाकर वह हकलाते हुए बोली, किन यंग मास्टर किन, क्या आपको कुछ चाहिए? किन लैंग ने अपनी उंगलियों पर लगे झाग को चुटकी भरते हुए सू शियाओ शियाओ के दुबले पतले शरीर को गौर से देखा। नीले और सफेद रंग की सफाई की वर्दी उस पर बेहद भद्दी लग रही थी। मेरे साथ बाहर चलो, अपने लिए कुछ कपड़े चुन लो। इस सफाई की वर्दी में घर में घूमते हुए तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगता। सू शियाओ शियाओ एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। वह कहना चाहती थी कि उसके किराए के अपार्टमेंट में साफ कपड़े हैं, लेकिन रात भर सफाई करने के बाद, खासकर विला की विलासिता को देखने के बाद, उसे लगा कि यहाँ आया के रूप में काम करते हुए अपने पुराने कपड़े पहनना किन लैंग की प्रतिष्ठा का अपमान होगा। उसे विशेष रूप से इस बात का डर था कि उसकी पोशाक किन लैंग को नापसंद आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए उसने अपनी कुछ बचत का इस्तेमाल करके 2 थोड़े महंगे कपड़े खरीदने की योजना बनाई। जून जी किन लैंग और सू शियाओ शियाओ को मॉल तक ले गई, फिर कार पार्क करने चली गई। जैसे ही वे प्रवेश द्वार से मॉल में दाखिल हुए, दोनों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। वाह, क्या शानदार युवा मालिक हैं! इतने आकर्षक और सुगठित शरीर वाले ये युवा मालिक जरूर किसी परिवार के मुखिया होंगे। हे भगवान, उसने मेरी तरफ मुस्कुराया। हे भगवान, ऐसी उपचार करने वाली मुस्कान कैसे हो सकती है? मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। वह सचमुच मेरा राजकुमार है। अरे, उस हैंडसम लड़के के बगल में वो सफाई वाली कौन है?
इतनी पास से चल रही है, लगता है जानबूझकर कर रही है। एक बार आईने में देखकर खुद को क्यों नहीं देखती? इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? क्या उसे लगता है कि पास आने से वो हैंडसम लड़का उसे नोटिस करेगा? सफाई की वर्दी पहने सू शियाओ किन लैंग के पीछे पीछे चल रही थी, जिससे राहगीरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था, जो उसे इशारे कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। वह घबराकर अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी, उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। किन लैंग का व्यवहार किसी प्राचीन शाही परिवार के युवराज जैसा था, जो भी उन्हें देखता सहज रूप से प्रशंसा और सम्मान का भाव महसूस करता। और वह एक विनम्र दासी की तरह थी, धूल में मिल चुकी, किन लैंग के साथ रहने के बिल्कुल अयोग्य। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया, खुद को थोड़ा दूर कर लिया। ये दुकान ठीक रहेगी, जाओ और दो चीजें चुन लो। एक महिला परिधान की दुकान के प्रवेश द्वार पर किन लैंग रुका, अंदर की ओर इशारा किया और कहा। सू शियाओ को पीछे छोड़कर खुद ही खरीदारी करने के लिए चला गया। वह एक इतालवी निजी डिजाइनर की सूट की दुकान में दाखिल हुए और 1 दर्जन से अधिक पोशाकें चुनी। पैसे की शान दर्शाने वाले कपड़ों को उतारकर सूट पहनने के बाद किन लैंग का व्यवहार और भी संयमित और गंभीर हो गया। युवा स्वामी, अगर मैं हर दिन आपका पीछा न करती तो मुझे लगता कि आप कोरिया गए थे। ये बहुत अद्भुत है, मुझे लगता है कि आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है, आप पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गए हैं। जून जी ने पूरी ईमानदारी से कहा, उसकी ओर से कोई चापलूसी का इरादा नहीं था, वह सचमुच किन लैंग के नए रूप को देखकर अचंभित थी। किन लैंग ने अपनी टाई ठीक की, मुगध महिला सेल्स असिस्टेंट से रसीद ली, लापरवाही से उसे कपड़ों के बैग में फेंक दिया और बिना किसी आपत्ति के मुस्कुरा दिया। 98 चार्म वैल्यू, क्या ये कोई मजाक है? उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, लगभग 10 बज गए हैं। क्या सू शियाओ अभी तक तैयार नहीं हुई है? जून जी, दोनों हाथों में बड़े और छोटे बैग लिए हुए, ने पहल करते हुए कहा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। तुम इस तरह तैयार होकर आए हो, पहले तो कपड़े वापस गाड़ी में रखो और बाहर इंतजार करो। किन लैंग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। पहले वाली महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर लौटकर उसने अंदर झांका, लेकिन उसे सू शियाओ नहीं मिली। इसके बजाय कोने के पास ही उसे एक जानी पहचानी नीली और सफेद धारीदार पोशाक दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसने पाया कि सू शियाओ अभी भी अपनी सफाई की वर्दी में ही कोने में दुबकी हुई थी और बेकाबू होकर रो रही थी। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे लिए 2 कपड़े चुनना इतना मुश्किल है? तुम यहाँ क्यों रो रही हो? क्या तुमने अपने कपड़े चुन लिए हैं? किन लैंग का चेहरा सख्त था और उसने ठंडे लहजे में उससे फटकार लगाई। युवा स्वामी किन, क्या मैं दुकान बदल सकती हूँ? आपने जो दुकान चुनी है वह बहुत महंगी है, मैं उसे खरीद नहीं सकती। सू शियाओ का गला रुंध गया, उसके शब्द कुछ लड़खड़ा रहे थे। एक हाथ से वह आंसू पोंछ रही थी, दूसरा हाथ अपने पेट पर रखे हुए थी। वह थोड़ी खोई हुई सी महसूस कर रही थी, मानो कोई उसे सहारा दे रहा हो। किन लैंग ने गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए कहा, दुकान बदलनी है। ये उन कपड़ों से कैसे अलग होगा जो तुम पहले पहना करती थी? यही सही दुकान है, अभी अंदर जाओ। उनका लहजा दृढ़ था, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की गुंजाइश नहीं थी। सू शियाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत न करते हुए, और एक छोटे अनुयायी की तरह किन लैंग के पीछे पीछे दुकान में वापस चली गई। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल लापरवाह है। हवा थोड़ी देर के लिए साफ हुई थी और अब फिर से बदबू आने लगी है। सोने चांदी के गहनों से सजी और भड़कीले कपड़े पहने एक युवती पास आए। उसने अपनी छोटी उंगली मोड़कर नाक दबा ली, मानो उसे कोई बुरी गंध आ रही हो, और उल्टी करने का इशारा किया। उसने अभी अभी अंदर आए सू शियाओ की तरफ देखा, आंखें घुमाई और घृणा से बोली, क्या मैंने अभी जो कहा वो तुम्हारे बारे में ही नहीं था? तुम सफाईकर्मी हो और कपड़े खरीदने के लिए फेंडी ब्रांड के स्टोर में आए हो, क्या ये तुम्हारे लिए सही जगह है? 2 महीने सफाई करने के बाद तुम एक बैग भी नहीं खरीद पाओगी। मैं इसे खरीद सकती हूँ। सू शियाओ हठपूर्वक काउंटर की ओर बढ़ी, एक बैग की कीमत पर नजर डाली, और संख्याओं की लंबी सूची ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। इसके अलावा उसे डर था कि अगर उसने यंग मास्टर की इज्जत खराब कर दी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उस स्थिति में उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं बैग नहीं खरीद रही, मैं कपड़े खरीद रही हूँ। सू शियाओ कपड़ों के रैक की ओर चली, एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती रही, बार बार चक्कर लगाती रही, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह कौन सा कपड़ा चुनना चाहती है। 9888, 8888, 11800।
उसने दर्जनों कपड़े देखे और सबसे सस्ते कपड़े की कीमत भी 8,000 युआन से अधिक थी। सु शियाओ के पास मूल रूप से 8,000 युआन थे। वह 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी, मितव्ययी जीवन जी रही थी और उसने 50,000 युआन बचा लिए थे। लेकिन कुछ समय पहले निदेशक अनाथालय में बच्चों के लिए बिस्तर खरीदना चाहते थे और उन्होंने अनाथालय के दोस्तों से दान मांगा और सु शियाओ ने एक ही बार में 45,000 युआन दान कर दिए। अब उसके पास 5,000 युआन बचे थे और किराया अग्रिम चुकाने के बाद ये पैसा उसके दैनिक भोजन और अन्य खर्चों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था, और अगर वह सावधानी बरते तो ये लगभग 4 महीने तक चल सकता था। लेकिन जब विलासिता की वस्तुएं खरीदने की बात आती थी तो हजारों डॉलर कीमत वाले बैग की तो बात ही छोड़िए, एक सिंगल फैंडी ड्रेस भी ऐसी चीज थी जिसे वह फिलहाल खरीदने का खर्च या हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह आकर्षक महिला कपड़ों के रैक के सामने खड़ी थी, अपनी नाक के सामने हवा कर रही थी। उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे खरीद सकते हो? क्यों न तुम एक चुन लो और उसके लिए भुगतान कर दो। आप इधर उधर किस लिए भटक रहे हैं? अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। एक अजगर अजगर को जन्म देता है, एक फीनिक्स फीनिक्स को जन्म देती है और एक चूहे का बच्चा गड्ढे खोद सकता है। तुम समाज के सबसे निचले तबके के एक आम आदमी अपने कूड़े के ढेर में ही रहो और इस तरह के आलीशान उपभोग स्थलों में न जाओ, हवा को प्रदूषित करो और मेरी आंखों को चुभो। सफाईकर्मी होने में क्या बुराई है? मैं जो पैसा खुद कमाती हूँ वो साफ सुथरा है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या ये दुकान आपके परिवार की है? सु शियाओ का दुबला पतला शरीर गुस्से से कांप उठा। मैंने आपको मुझे देखने के लिए नहीं कहा, आप मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? हालांकि मैंने सफाईकर्मी की वर्दी पहनी है, लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छे से धोया है, इसमें कोई बदबू नहीं है। आप मुझे इस तरह क्यों डांट रहे हैं? मैंने आपको उकसाया नहीं है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? सु शियाओ, जिसे बेरहमी से मौखिक रूप से अपमानित किया गया था, अब अपने बल खड़े कर लेने वाली जंगली बिल्ली की तरह उस आकर्षक महिला का उग्रता से खंडन और प्रश्न कर रही थी। हालांकि वह बहुत डरपोक थी, या शायद यह उसका स्वभाव ही था। इतने गुस्से में होने के बावजूद अंत में उसके चुनौती भरे शब्द धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई जंगली बिल्ली जो लड़ाई या बहस नहीं जीत सकती और केवल दबे स्वर में एक अंधेरे कोने में दुबक कर चुपचाप अपने घावों और शरीर पर लगे खून के धब्बों को चाटती रहती है। हे भगवान, क्या आप यहाँ रोना बंद कर सकती हैं? अगर रोना ही है तो वापस अपने कूड़ेदान में जाओ। यहाँ इतना शोर है, क्या कोई कुछ नहीं करेगा? सेल्स एसोसिएट कहाँ है? हम ग्राहक आपके भगवान हैं, क्या आप कृपया ऐसे सफाईकर्मियों को दुकान में आने नहीं दे सकती? मेरे स्वाद को सफाईकर्मी के स्वाद से मिलाना, ये तो मेरा अपमान है। उस आकर्षक महिला की बनावटी आवाज के बीच किन लैंग सु शियाओ के बगल में घुटने टेककर बैठ गया और उसे एक रेशमी स्कार्फ देते हुए बोला, रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। धन्यवाद। सु शियाओ ने सहज ही उसे ले लिया, अपने आंसू पोंछे और धीरे से अपनी कोमल नाक को सिसकाया। वह रेशमी स्कार्फ को हाथ में पकड़े खड़ी हुई और किन लैंग की ओर क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना, मैंने आपका रेशमी स्कार्फ गंदा कर दिया। मैं इसे धोकर साफ कर दूंगी और वापस आकर आपको लौटा दूंगी। ये रेशमी स्कार्फ मेरा नहीं है। किन लैंग ने पास ही रखे डिस्प्ले कैबिनेट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे उससे निकाला है। सु शियाओ अवाक रह गई और पल भर में एक मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। तू इस दृश्य को देखकर वह आकर्षक महिला गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। सु शियाओ की नजर उस रेशमी स्कार्फ पर थी और वह काफी समय से अपने प्रेमी को इसके लिए परेशान कर रही थी, लेकिन उसने उसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। और अब सु शियाओ ने उसी स्कार्फ से अपनी नाक पोंछी। तुम्हारा तो काम तमाम हो गया, तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारे पास एक ड्रेस खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और तुमने लिमिटेड एडिशन फैंडी सिल्क स्कार्फ को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पता है इस सिल्क स्कार्फ की कीमत कितनी है? 42,000 युआन। मैंने तो अभी इसे खरीदने का मन भी नहीं बनाया है और तुमने इसे गंदा कर दिया। उस आकर्षक महिला के बनावटी विलाप के बीच बिक्री सहायक, जो जानबूझकर उनसे बच रही थी, अंततः खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास चली गई। सामने का दृश्य देखकर उसे भी सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। सु शियाओ ने रेशमी दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया, मानो उसकी आत्मा डर से कांप रही हो। ये रेशमी दुपट्टा गंदा नहीं है। मैं इसे वापस ले जाकर धो दूंगी, साफ धोने के बाद लौटा दूंगी। बिक्री सहायक ने गुस्से से सिर हिलाते हुए कहा, यह ठीक नहीं है ग्राहक। हमारे स्टोर के नियमों के अनुसार इस रेशमी स्कार्फ को अब बिक्री काउंटर पर वापस नहीं रखा जा सकता है।
तीनों महिलाओं की हैरान निगाहों के बीच किन लैंग ने रेशमी स्कार्फ लिया और सू शियाओशियाओ की नाक को धीरे से पोंछा, मानो उसे जुनूनी बाध्यकारी विकार हो, और संतुष्टि से कहा, अब आखिरकार यह साफ हो गया है। फिर उसने रेशमी स्कार्फ को दोबारा देखा। कितनी अफसोस की बात है, ये रेशमी स्कार्फ अब थोड़ा गंदा हो गया है और इस्तेमाल करने लायक नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं इसे खरीदकर आपको दे दूं? रेशमी स्कार्फ उस आकर्षक महिला को भेंट किया गया। वह आकर्षक महिला भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अवचेतन रूप से सोचने लगी, मुझे ये क्यों दे रहे हो? किन लैंग ने गर्मजोशी भरी, ताजगी भरी मुस्कान दिखाए, आखिरकार गंदी चीजें और गंदी चीजें एक अच्छा मेल है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? उस आकर्षक महिला ने स्वीकार किया कि जब से सू शियाओशियाओ पहली बार दुकान में आई थी, तब से वह उसका और भी ज्यादा मजाक इसलिए उड़ा रही थी क्योंकि किन लैंग सू शियाओशियाओ के बगल में खड़ी थी। वह ईर्ष्यालु थी, वो जलन महसूस कर रही थी। एक मामूली सफाईकर्मी इतने आकर्षक व्यक्ति के साथ कैसे खड़ी हो सकती थी? लेकिन अब किन लैंग लगभग उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे आवारा कह रही थी, और वह आकर्षक महिला तुरंत भड़क उठी, दांत दिखाते हुए गुर्राई, क्या तुम जानते हो कि मेरा पति कौन है? किन लैंग ने मासूमियत से सिर हिलाया, मुझे कोई अंदाजा नहीं। आप उसे क्यों नहीं बुला लेते और मुझे उससे मिलवा देते? बस मेरा इंतजार करो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारा उपनाम छीन लूंगी। उस आकर्षक महिला ने पूडल की तरह अपनी कमर मरोड़ते हुए और पीछे का हिस्सा हिलाते हुए जाना शुरू कर दिया। युवा स्वामी किन, ये रेशमी स्कार्फ। सू शियाओशियाओ ने रेशमी स्कार्फ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह थोड़ी घबराई हुई और असमंजस में थी। क्या यंग मास्टर किन अभी अभी उसके लिए खड़े हुए थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। युवा स्वामी किन किस तरह के व्यक्ति थे? वह भला उसके लिए खड़े कैसे हो सकते थे? उसे ऐसा करने का क्या अधिकार था? ऐसा जरूर हुआ होगा कि युवा स्वामी किन उस महिला के शोरगुल से परेशान हो गए और जानबूझकर उसे वहां से भगा दिया। किन लैंग मुस्कुराया। उसकी निष्क्रिय क्षमता एफिनिटी लेवल 6 ने एक क्रिटिकल हिट को ट्रिगर किया और उसकी कोमल मुस्कान गर्मी की हवा की तरह सू शियाओशियाओ के घबराए हुए दिल को सहलाया, जिससे उसे ठंडक और आराम का एहसास हुआ और तुरंत सू शियाओशियाओ के गाल पके हुए सेब की तरह लाल हो गए। डिंग। मुख्य अभिनेत्री सू शियाओशियाओ में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिला। मेजबान को बधाई, उन्होंने डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 800 अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपको ये रेशमी स्कार्फ पसंद है तो इसे रख लीजिए, वैसे भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसे कचरे की तरह फेंक दीजिए। सू शियाओशियाओ ने रेशमी स्कार्फ को सुरक्षात्मक ढंग से पकड़ रखा था और अनिच्छा से सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, लेकिन मैं इसे खरीद नहीं सकती। किन लैंग ने सहज भाव से कहा, मैंने आपसे नए कपड़े खरीदने का अनुरोध किया था, जो एक दाई होने के नाते आवश्यक है। ये रेशमी स्कार्फ भी उसी का हिस्सा है, यह आपके लिए एक उपहार है। उसने दुकान के डिस्प्ले कैबिनेट में अलग अलग लटके हुए कई कपड़ों की ओर इशारा किया और सू शियाओशियाओ के पतले कंधों पर थपथपाते हुए कहा, ये वाला, वह वाला और वह वाला, इन सबको पहनकर देखो। सू शियाओशियाओ इस समय किन लैंग के अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने बिक्री सहायक द्वारा दिए गए कपड़ों को आज्ञाकारी रूप से लिया और फिटिंग रूम में चली गई। कुछ ही देर बाद पूरी तरह से तरोताजा होकर सू शियाओशियाओ एक लंबी पोशाक पहने हुए बाहर निकली। काले रंग की बेस वाली हाई वेस्ट वाली पैंट, ऊपरी शरीर पर स्कर्ट की प्लीट्स अधिक फिट थीं और सबसे आकर्षक बस्ट क्षेत्र पर एक पारदर्शी लेस की रूपरेखा थी। हालांकि छोटी, इसने आगे जो देखा जाना बाकी था उसके लिए उत्सुकता का भाव पैदा किया। ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहने हुए उसके दो सीधे और सुडौल खूबसूरत पैरों ने उसकी लंबाई में कुछ इंच और जोड़ दिए। सू शियाओशियाओ के स्वाभाविक रूप से सादे और सुंदर चेहरे के साथ वह बेहद ताजगी भरी और चंचल लग रही थी। सेल्स असिस्टेंट की आंखें चमक उठीं और उसने पूरे दिल से कहा, कितना सुंदर। वह वस्त्र उद्योग में काम करती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस कहावत को समझती थी कि लोग कपड़ों पर उसी तरह निर्भर रहते हैं जैसे घोड़े काठी पर। लेकिन सू शियाओशियाओ ने जब अपने कपड़े बदले तो वह एक बदसूरत बत्तख के बच्चे के काले हंस में बदलने जैसी लग रही थी। अंतर इतना अधिक था, अभूतपूर्व। इसके मुकाबले किन लैंग काफी शांत नजर आ रही थी। मुख्य अभिनेत्री के रूप में सू शियाओशियाओ की खूबसूरती भला कैसे लुभावनी नहीं हो सकती थी। बात बस इतनी सी थी कि उसका पिछला जीवन बहुत कठिन था। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था और फटे पुराने कपड़े पहनती थी, जिससे वह साधारण सी लगती थी। कुछ समय और अपने विला में रहने और थोड़ा और निखार लाने के बाद मुरेन इंटरनेशनल की मू युयान जैसी सू शियाओशियाओ भी उससे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएगी।
ये वाला अच्छा है, इसे लपेट लो। अब दूसरा वाला पहन कर देखो। किन लैंग ने आसानी से फैसला कर लिया। सू शियाओ ने अपने कपड़े बदलकर सावधानीपूर्वक फिटिंग रूम से बाहर कदम रखा। एक सफेद कमीज में सू शियाओ की साफ सुथरी कॉलरबोन नजर आ रही थी, जिसकी चिकनी और घुमावदार बनावट उनकी सुडौल काया की छटा को दर्शा रही थी। घुटनों से महज 1 इंच ऊपर तक आने वाली हल्के गुलाबी रंग की छोटी स्कर्ट एक ऐसा स्टाइल था जिसे सू शियाओ ने पहले कभी पहनने की हिम्मत नहीं की थी। वह घबराकर इधर उधर मुड़ी, फिर भी साहपूर्वक किन लैंग की ओर देखा। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। युवा स्वामी किन, क्या ये ठीक लग रहा है? अच्छा दिख रहा है, ले लो। अगला वाला। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सू शियाओ द्वारा एक के बाद एक पहने गए 1 दर्जन कपड़े, चाहे वे सरल हो, चंचल हो या सरल होते हुए भी मोहक हो, सभी उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। सू शियाओ का शरीर एक प्राकृतिक कपड़े टांगने वाले हैंगर की तरह था। यह उन कपड़ों के लिए बहुत उपयुक्त था जो उसके शरीर को उभारते थे। श्री किन की पसंद बहुत अच्छी है। आपने जो कपड़े चुने हैं वे सुश्रीमती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। बिक्री सहायक ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसे किन लैंग से बातचीत करना वाकई दिलचस्प लगा, यहाँ तक कि सामान्य विषयों पर भी बातचीत जारी रखने की इच्छा होती थी। तो मैं इस खूबसूरत महिला की तारीफ सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किन लैंग ने कंधे उचकाते हुए कहा। कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कृपया उन सभी कपड़ों को लपेट दीजिए जिन्हें हमने अभी अभी पहनकर देखा है। वे सभी अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, वह रेशमी स्कार्फ भी। सू शियाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, यह तो हद से ज्यादा है। ये कपड़े बहुत महंगे हैं। किन लैंग ने अपना सिर घुमाया, होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए हुए। क्या ये उन नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों से ज्यादा महंगे हैं जिन्हें तुमने तोड़ा था? ओ प्यारे, एक ही वाक्य ने बातचीत खत्म कर दी। सू शियाओ अवाक रह गई और केवल आज्ञाकारी होकर थैला धोने वाली मशीन बन गई। कार्ड। बिक्री सहायक ने सुचारू रूप से काम किया। जब उसके खाते में 400,000 युआन से अधिक की नकद राशि आने की सूचना की ध्वनि उसके कानों में गूंजी, तब उसे आखिरकार एहसास हुआ वह किस प्रकार के जादू के प्रभाव में थी। अभी अभी उसने 400,000 युआन से अधिक का एक बड़ा ऑर्डर पूरा किया है और वह केवल कमीशन से ही हजारों युआन कमा सकती है। इससे पहले उसे इस बात का जरा भी अंदाजा क्यों नहीं था कि किन लैंग भुगतान करने में सक्षम होगा या नहीं। जैसे ही किन लैंग और सू शियाओ दुकान से बाहर निकले, बाहर से एक जानी पहचानी और परेशान करने वाली बनावटी विलाप की आवाज सुनाई दी। पतिदेव, ये यही है, बिल्कुल यही। अभी अभी 2 बदमाशों ने मुझे आवारा कहा। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। फैंडी स्टोर के बाहर एक आकर्षक महिला एक साधारण से दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गले लगा रही थी, मोहक अंदाज में उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके हाथ उसकी बाह के चारों ओर लिपटे हुए थे और वह उसे अपने आलिंगन में दबा रही थी। किन लैंग और सू शियाओ को बाहर आते देख उसने तुरंत उनकी ओर इशारा करते हुए गाली दी। ये दोनों बदमाश हैं पतिदेव, इन्होंने ही मुझे गाली दी थी। उसकी मोहक निगाहों ने सू शियाओ को गौर से देखा और एक मामूली सफाईकर्मी को फैंडी फैशन वीक के कपड़े पहने देखकर उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। उसने उस आदमी का हाथ झटकते हुए मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, पतिदेव, मुझे भी फैशन वीक के कपड़े खरीदने हैं। खरीदो खरीदो खरीदो, जल्दी मत करो। एक बार में एक ही चीज। काई यून ठंडे भाव से आगे बढ़ा और किन लैंग को घूरने लगा। उससे एक दुष्ट ऊर्जा निकल रही थी। बच्चे, तुम तियानहाई शहर के किस परिवार से हो? सू शियाओ को ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए देखकर साफ था कि उसने काफी पैसे खर्च किए हैं। हालांकि काई यून ने ठेकेदार के तौर पर हाल के वर्षों में काफी कमाई की थी, फिर भी तियानहाई शहर में कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्हें वह नाराज नहीं कर सकता था। सावधानी बरतते हुए उसने उससे पूछा, किन परिवार? काई यून ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, किन किंगशान का परिवार? उसके चेहरे पर शरारती भाव आ गया। तियानहाई शहर की एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी के अध्यक्ष किन किंगशान, जिनकी कुल संपत्ति करोड़ों में थी, को कुछ उपलब्धियों वाला एक सफल व्यक्ति माना जा सकता था। हालांकि ये केवल आम लोगों के लिए था। उनके सामने, काई यून के सामने, किन किंगशान कुछ भी नहीं थे और पैसा कमाने के लिए, काम पाने के लिए उन्हीं पर निर्भर थे। जैसे ही उसे पता चला कि ये किन परिवार है जिसे वह समर्थन देता था, वह तुरंत घमंडी हो गया। युवक, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम किसी को नाराज करोगे तो तुम्हें बदले के लिए तैयार रहना होगा। मेरी प्यारी तुम्हें कुछ थप्पड़ मारेगी, फिर माफी मांग लेना और ये मामला खत्म हो जाएगा। वरना। किन लैंग मुस्कुराया, नहीं तो क्या। उस आकर्षक महिला को देखते ही उसे पता चल गया था कि वह उच्च समाज से नहीं है।
वास्तव में धनी लोग कभी भी उसके जितनी शोर शराबे वाली नहीं होती। उन सभी ने चुपचाप खूब धन कमाया। उसने अनुमान लगाया कि वह आकर्षक महिला सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए इस अवसर का उपयोग कर रही थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस अमीर आदमी से वह चिपकी हुई थी वह इतना बेस्वाद होगा। काय योन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। अरे छोटे बदमाश, ज्यादा घमंड मत करो। अगर तेरा बाप भी आ जाए तो उसे मुझे आदरपूर्वक सीओ काय कहकर ही बुलाना पड़ेगा। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अपनी माँ की बात पर विश्वास मत करो। काय योन, जो पहले से ही उग्र स्वभाव का था और अब तक खुद को रोके हुए था, किन लैंग के उदासीन रवैये पर भड़क उठा। वह आगे बढ़ा और उसे थप्पड़ मारते हुए जोर से चिल्लाया, क्या तुम खुद को लू दातो समझते हो? थप्पड़ पड़ा, लेकिन वह किन लैंग को नहीं लगा। इसके बजाय वह सू शियाओ को लगा, जो अचानक प्रकट होकर किन लैंग के सामने खड़ी हो गई थी। सू शियाओ के सुंदर चेहरे पर अचानक लाल सूजन आ गई। उसने अपनी बाहें फैलाकर किन लांग की रक्षा करते हुए कहा, इसका यंग मास्टर किन से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। उसे नहीं लगता था कि दुबले पतले किन लैंग काय योन जैसे हटे कट्टे व्यक्ति का मुकाबला कर पाएंगे, खासकर तब जब किन लैंग के पास कोई अंगरक्षक भी नहीं था। अगर पहले की बात होती तो सू शियाओ ऐसी स्थिति में कभी इतना साहसी कदम नहीं उठाती, लेकिन आज किन लैंग ने उसी के लिए उस आकर्षक महिला को नाराज कर दिया था। वह किन लैंग को पिटते हुए देखकर कुछ भी न कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकती थी। धिक्कार है, आज मैं तुम्हें भी मारूंगा। काय योन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सू शियाओ को फिर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़, एक तीखी आवाज के साथ काय योन की हथेली हवा में ही रुक गई। किन लैंग ने ठंडे भाव से उसकी कलाई पकड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू शियाओ अभी इस तरह प्रतिक्रिया देगी, जिससे वह उसके बढ़े हुए हाथ को रोक पाएगी और उसे चोट लग जाएगी। अब जब उसे होश आ गया है तो वह काय योन को हिंसक व्यवहार जारी रखने कैसे दे सकता है। एक औसत व्यक्ति का शारीरिक बल लगभग 10 अंक होता है। ये काय योन देखने में हट्टा कट्टा लगता था, लेकिन विभिन्न भोजों और मनोरंजन स्थलों में व्यस्त रहने के कारण शराब और महिलाओं के प्रभाव से उसका शरीर काफी खोखला हो चुका था। अगर उसका शारीरिक बल 8 या 9 अंक भी होता तो यह एक बड़ी बात होती। किन लैंग के 26 अंकों वाले काया के सामने वह एक बच्चे की तरह दुबला पतला था। लोगों को मारना, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? किन लैंग की पकड़ तेजी से कस गई, जिससे काय योन की कलाई तुरंत सफेद पड़ गई। काय योन के चेहरे की मांसपेशियां दर्द से सिकुड़ गईं और वह दहाड़ते हुए बोला, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। बेवकूफ! किन लैंग ने तेजी से झटका दिया, जिससे काय योन लड़खड़ा गया। उसका शरीर नीचे गिर गया और किन लैंग ने अचानक अपना घुटना ऊपर उठाया, जो काय योन की बांह पर लगा और हड्डी टूटने की तेज आवाज आई। उसकी बांह टूट गई थी। आह, मेरा हाथ, धिक्कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। काय योन ने अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से चीखने लगा। असहनीय दर्द के कारण उसका पूरा चेहरा बैंगनी लाल हो गया था। वह आकर्षक महिला घबराकर नीचे बैठ गई और बोली, पतिदेव, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। काय योन ने उस खूबसूरत महिला को लात मारकर दूर भगा दिया। इस समय भला उसके मन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का ख्याल कैसे आ सकता था? वह सिर्फ किन लैंग से बदला लेना चाहता था, किन परिवार से बदला लेना चाहता था। वह किन परिवार को बर्बाद करना चाहता था। वह चाहता था कि किन किंगशान उसके बेटे के किए की प्रायश्चित करे। उसके बगल में खड़े किन लैंग ने काय योन की धमकियों को हवाई समझा और उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाकर सू शियाओ के लाल गाल को छुआ और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी नादान क्यों हो? इतनी बेवकूफी से क्यों भागी? सू शियाओ ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। किन लैंग के हाथ को खुद को छूने नहीं दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे कोई मिमोसा का पौधा। मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर किन इतने कुशल योद्धा हैं। मैंने सोचा था कि बिना अंगरक्षक के आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बाहर चली गई। वैसे भी ये सारी मुसीबत तो मेरी वजह से ही खड़ी हुई है। युवा स्वामी किन, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचपन में बहुत से लोग मुझे तंग करते थे। ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। थप्पड़ खाने के बावजूद सू शियाओ की आंखें पानी की तरह साफ थीं और उनमें दृढ़ता झलक रही थी। कोने में छिपकर अकेले रोने की उसकी पिछली हालत से वह बिल्कुल अलग दिख रही थी, मानो दो अलग अलग इंसान हो। दरअसल किन लैंग को यह नहीं पता था कि सू शियाओ का व्यक्तित्व इतने कम समय में नहीं बदला था।
बल्कि उसका मूल व्यक्तित्व पहले से ही ऐसा था। सू शियाओ शारीरिक पीड़ा तो सहन कर सकती थी, लेकिन एक छोटी बच्ची भावनात्मक कष्टों को सहन नहीं कर सकती थी। वह जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उसे अन्याय का एहसास होता और उसकी आंखों में आंसू भर आते, जो अनियंत्रित रूप से बहने लगते। समझदार सू शियाओ को देखकर किन लैंग के दिल में एक हलचल सी दौड़ गई। उसने सू शियाओ के सिर पर हाथ रखा और गंभीर और दबंग लहजे में बोला, मुझे नहीं पता कि तुमने पहले कैसा जीवन जिया है, और न ही मुझे पता है कि पहले तुम्हें किसने परेशान किया था। लेकिन अब से तुम मेरी किन लैंग की आया हो, तुम मेरे किन परिवार की सदस्य हो। कोई तुम्हें धमका नहीं सकता और कोई तुम्हें मार नहीं सकता। ये दोनों ऐसा नहीं कर सकते और न ही कोई और कर सकता है। स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी उसे मेरे किन परिवार के किसी सदस्य को धमकाने का अधिकार नहीं होगा। जब तक मैं किन लैंग एक दिन के लिए भी यहाँ हूँ, तब तक मेरी किन परिवार द्वारा आपकी रक्षा की जाती रहेगी। क्या तुम समझ रहे हो? डिंग। नायिका सू शियाओ भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरी। मेजबान को जोड़ 300 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल करने पर बधाई। डिंग। नायिका सू शियाओ की लोकप्रियता बढ़ गई है। मेजबान को जोड़ 500 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। डिंग। नायिका सू शियाओ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मेजबान को जोड़ 1000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स हासिल करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सू शियाओ ने अपना छोटा सा सिर उठाया, उसकी बड़ी बड़ी पानी से भरी आंखें क्रिस्टलीय प्रकाश से जगमगा उठी। किन लांग इतना करीब था कि उसके सुंदर चेहरे पर मानो किसी प्रेमी के नजरिए का असर हो रहा था, मानो वह और भी निखर कर सामने आ रहा हो। उसके चारों ओर जगमगाते तारों की रोशनी झिलमिला रही थी, मानो बुलिंग बुलिंग की आवाज आ रही हो। पल भर में सू शियाओ का दिमाग उस दबंग घोषणा से भर गया। अरे छोटे बदमाश, अगर हिम्मत है तो भागो मत। अगर आज मैंने तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ी तो मेरा नाम काय नहीं रहेगा। काय योन के तीखे शब्दों ने सू शियाओ को उसके दिवास्वप्न से जगा दिया। उसने अपने हाथों को अपने गालों पर रखा, अपना सिर जोर से हिलाया और मन ही मन खुद को कोसने लगी। सू जियाओक्सियाओ, ओह सू जियाओक्सियाओ, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? आप किस बारे में सोच रहे हैं? युवा स्वामी किन को केवल किन परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता है और वह किन परिवार की किसी भी नौकरानी को परेशान नहीं होने देंगे। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। इतना आत्महत्व मत दिखाओ। लेकिन ये सब जानने के बाद भी सू शियाओ का दिल सुरक्षा की एक मजबूत भावना से घिरा हुआ था। तुम क्यों हंस रही हो? किन लैंग ने सू शियाओ की तरफ देखा, जो एक पल हंस रही थी, अगले ही पल अपने गाल पकड़ रही थी और फिर उदास होकर मुंह बना रही थी। उसे थोड़ा मजा आया। इस छोटी बच्ची को समझना बहुत आसान है ना? उसके चेहरे पर लगभग हर वो बात झलकती है जो उसके मन में होती है, मानो वो कागज की एक खाली शीट हो। सू शियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। यंग मास्टर किन, चलिए जल्दी चलते हैं। अगर उनके बुलाए हुए लोग आ गए तो हम निकल नहीं पाएंगे। जाना? क्यों जाना? हमने अभी तक तुम्हारे साथ उसके मारपीट का हिसाब नहीं चुकाया है। किन लैंग अपनी जगह पर डटा रहा। सू शियाओ चाहे जितना भी खींचती, वह टस से मज नहीं हुआ। बल्कि हल्के से खींचकर उसने सू शियाओ को अपनी बाहों में भर लिया। एक चौंकी हुई छोटी सफेद खरगोश की तरह सू शियाओ झट से उसकी बाहों से निकल गई और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। इस तरह के अंतरंग हाव भाव ने उस युवती को, जिसका विपरीत लिंग के साथ कभी ऐसा संपर्क नहीं हुआ था, सचमुच घबरा दिया। किन लैंग सू शियाओ की मौजूदा प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। पहले ठंडा, फिर गर्म और साथ ही उसका आकर्षण, ये दोहरी रणनीति थी। सू शियाओ जैसी भोली भाली लड़की का दिल जीतना उसके लिए बहुत आसान था। डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स का लगातार अधिग्रहण उनके इस तर्क को साबित करता है। किन लैंग ने अपने फोन पर गालियां दे रहे काय योन को देखा और ताना मारते हुए कहा, क्या ये सिर्फ बैकअप के लिए कॉल करना नहीं है? ऐसा कौन नहीं कर सकता? मैं भी बैकअप के लिए कॉल करूंगा। 10 मिनट से भी कम समय में दोनों पक्षों द्वारा बुलाए गए लोग आ गए थे। मॉल में मौजूद कुछ जिज्ञासु ग्राहकों के साथ वे एक घेरे में इकट्ठा हो गए और हंगामा देखने लगे। अब इसका नतीजा क्या होगा? खेल खत्म, मेरा प्यारा हीरो पिटने वाला है। आंकड़े बहुत असंतुलित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को बुलाया था, लेकिन उस सुंदर भाई ने सिर्फ एक ही आदमी को क्यों बुलाया? कोई व्यक्ति लड़ने में कितना भी माहिर क्यों न हो, क्या वह पूरे समूह से लड़ सकता है? क्या ये सिर्फ मार खाने जैसा नहीं है? युवा लड़कियों का एक समूह दहशत में आ गया। वे उस युवक की बेरहमी से पिटाई के दुखद दृश्य को देखकर डर गई थीं।
काय योन के दल ने निर्माण स्थलों पर वर्षों तक काम करने और समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर हिंसा का सहारा लेने के कारण अपने अधीन गुंडों का एक समूह बना रखा था। आज उसने उन सभी को बुलाया था, 13 आदमी, जिनमें से प्रत्येक की पीठ चौड़ी और कंधे मजबूत थे, बैलों की तरह तगड़े। दूसरी तरफ मामला काफी सरल लग रहा था, सिर्फ जूनजी अकेला था और वह दिन रात मेहनत कर रहा था, न केवल इलाके की छानबीन कर रहा था, बल्कि दूसरी तरफ के लोगों के आने से पहले सू शियाओ के बड़े और छोटे बैग कार तक ले जाने में उसकी मदद करने के लिए भी दौड़ लगा रहा था। वह पिता और माता दोनों की भूमिका निभा रहा था। युवा स्वामी किन, क्या विलामे और लोग नहीं है? अगर हम जीत नहीं पाए तो क्या होगा? सू शियाओ थोड़ी घबराई हुई थी। सामने खड़े लोगों का विशाल काला समूह मजबूत दिख रहा था, जूनजी से कहीं अधिक मांसल। किन लैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लापरवाही से काय योन की ओर देखते हुए पूछा, क्या ये सभी लोग हैं? क्या वे सब आ गए हैं? देखते हैं कब तक तुम घमंडी बने रह सकते हो। काय योन ने गुस्से से दांत पीसते हुए अपने गुंडों से कहा, तुम सब जाओ। इस आदमी की एक बांह तोड़ने पर 10,000 और टांग तोड़ने पर 20,000 मिलेंगे। गर्जन, पैसा लोगों के दिलों को बदल देता है। पहाड़ से उतरते भूखे भेड़ियों की तरह एक दर्जन से अधिक गुंडे किन लैंग की ओर झपटे। सबसे तेज धावक किन लांग तक पहुंच चुका था। प्राचीन देवदार के पेड़ की तरह खड़ा जूनजी अचानक हरकत में आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो वह एक भ्रम पैदा कर रहा हो, और उसने लात मारी। टकराना। लगभग 180 किलो वजन वाला वह हट्टा कट्टा आदमी रेत से भरे बोरे की तरह कई मीटर पीछे की ओर उड़ गया। थोड़ी मेहनत करो, इन्हें 3 मिनट में खत्म करो। आज रात तुम और भाई लोग फिंगरटिप लोट्स क्लब जा सकते हो। मेरी तरफ से ट्रीट। किन लैंग ने जून जेड के कंधे पर थपथपाया। जून जी की आंखें चमक उठीं और वह हंसते हुए बोला, युवा मालिक, आपने सही कहा। 3 मिनट, क्या आप मुझे थोड़ा कम नहीं आंक रहे हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक बेकाबू बाघ की तरह झपटा और तुरंत ही उन दर्जन भर गुंडों की कतारों में एक दरार पैदा कर दी। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से एक नरसंहार था। जून जेड के सामने ये साधारण गुंडे पहुंच भी नहीं सकते थे। एक ही मुक्के से कोई भी तुरंत बेहोश हो जाता था और एक ही लात से कई मीटर दूर जा गिरता था। 3 मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में सभी 13 गुंडे दर्द से चीखते हुए जमीन पर पड़े थे। फुफकार फुफकार। वहां मौजूद सभी लोग ठंडी हवा में हौंफने लगे। क्या ये वाकई इंसान है? वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? उन्होंने अकेले ही इतने कम समय में 1 दर्जन से अधिक गुंडों को निष्क्रिय कर दिया। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे शायद ही कल्पना करने की हिम्मत करते कि अभी अभी क्या हुआ है। सू शियाओ समेत सभी लोग जून जेड के भयानक कौशल को देखकर दंग रह गए। केवल किन लैंग ही शांत रहा और उसने जून जेड के कौशल पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। अगर उसमें इतनी क्षमता भी नहीं होती तो जून जी ये फैंग से सैकड़ों राउंड तक कैसे लड़ पाता? अगर किन लैंग का शरीर 26 साल का था तो जून जी का कम से कम 80 या 90 साल का होना चाहिए। और ये फैंग की बात करें तो उसका शरीर शायद 90 से भी ज्यादा या 100 के करीब होगा। गहरे सदमे से उबरते हुए काय योंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से किन लैंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास वाकई कुछ हुनर है इस तरह का अंगरक्षक ढूंढ पाने में। लगता है कि किन किंगशान ने तुम्हारी अच्छी तरह से सुरक्षा की है। कितने अफसोस की बात है। उसने मॉल में लगे निगरानी कैमरों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने फिर भी गलती कर दी। नौजवान, आगे सावधान रहना। आज के समाज में ताकत होने से मनमानी करने की छूट नहीं मिलती। तुम और तुम्हारा यह अंगरक्षक, एक ने मेरी बांह तोड़ दी और दूसरे ने कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज चाहे मुझे कितना भी खर्चा करना पड़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों को 1.5 साल के लिए जेल हो जाए। काय योंग ने स्वीकार किया कि वह आज गिर गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह एक युवक के हाथों में पड़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने पहले ही 2 तैयारियां कर ली थीं। अगर उसने जिन गुंडों को बुलाया था उन्होंने किन लैंग को अपंग कर दिया होता तो वह कुछ पैसे खर्च करके उन गुंडों को 1 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल भेज देता। फिलहाल के लिए तब उसके पास किन लैंग और उसके अंगरक्षक को जेल भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वह अभी भी बहुत परेशान था, लेकिन जब उसने सोचा कि जल्द ही किन किंगशान अपने बेटे को उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगने के लिए लाएगा, तो उसने पहले से ही इस नवजात बछड़े को अपमानित करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। कृपया एक तरफ हट जाए, कृपया एक तरफ हट जाए। रास्ता मत रोको। यहाँ क्या हुआ? इतने सारे लोग घायल क्यों हुए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह।
मॉल के अधिकारी और सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां पहुंचे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जब काई योंग ने आने वालों को देखा तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा और उसने अपनी बांह ढकते हुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मैनेजर वांग, क्या आप मुझे अभी भी पहचानते हैं? वांग वेशान ने अपने सामने खड़े काई योंग को देखते हुए भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। तुम कौन हो? काई योंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं शियाओ काई। जब मॉल बन रहा था तब मैं मिट्टी के काम का ठेकेदार था और मैंने आपको खाने पर दावत भी दी थी। वाह, अगर मैनेजर वांग हैं तो बहुत सुविधाजनक है। आज मुझे यहाँ कुछ परेशानी हुई और मेरी पिटाई भी हुई। क्या मैं मैनेजर वांग से निगरानी फुटेज निकलवा सकता हूँ? कंपनी के अध्यक्ष होने के नाते काई योन को स्वाभाविक रूप से प्रबंधक स्तर के व्यक्ति के सामने इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। लेकिन वांग वेशान के पीछे तांग शी ग्रुप जैसी एक विशालकाय कंपनी खड़ी थी, जिसकी संपत्ति अरबों डॉलर में थी। एक छोटा प्रबंधक भी ऐसे संसाधनों को जुटा सकता था जिनकी तुलना काई योंग नहीं कर सकता था। काई योंग ने अपने टूटे हुए हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैनेजर वांग, देखिए, मेरा हाथ टूट गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वांग वेशान ने भावहीनता से कहा, मॉल के कैमरे खराब हो गए हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। कोई वीडियो फुटेज नहीं है। काई योंग को संदेह हुआ, क्या ये सभी खराब हो गए हैं? वांग वेशान ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ। काई योंग, जो लंबे समय से निर्माण स्थलों पर काम कर रहा था, ने यहाँ एक असामान्य सी ऊर्जा की गंध महसूस की और पास ही उदासीन खड़े किन लैंग को देखकर उसका दिल एक बड़े संकट से भर गया। आह, मेरा पैर! अचानक एक सुरक्षा गार्ड दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और काई योंग द्वारा बुलाए गए एक गुंडे की ओर इशारा करते हुए बोला, इसने अपनी आस्तीन में खंजर छिपा रखा है। जल्दी ऊपर जाओ और इन लोगों को काबू में करो, ये दंगाई हैं। मानो दर्जनों बार पूर्वाभ्यास किया गया हो, एक जोरदार चीख के साथ वांग वेशान द्वारा लाए गए सभी सुरक्षा गार्ड दौड़ पड़े और गंभीर रूप से घायल बदमाशों से फिर से भिड़ गए। काई योंग हक्का बक्का रह गया। उसकी प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, वह समझ गया था कि वांग वेशान का आना महज एक संयोग नहीं था, वह किन लांग की गड़बड़ी को ठीक करने आया था। वह कुछ नाराजगी से बोला, मैनेजर वांग, मुझे नहीं पता कि आपका इस लड़के से क्या रिश्ता है, लेकिन एक मामूली किन परिवार का सदस्य होने के नाते आपको मुझे, काई योंग को, इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। वांग वेशान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ऐसी आवाज में सवाल किया जो केवल उन दोनों को ही सुनाई दे रही थी, क्या तुम्हें पता है कि वह किन परिवार से है? काई योंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, बेशक मुझे पता है। तियानहाई शहर में केवल एक ही किन परिवार है और वह किन किन शान अभी भी अपनी आजीविका के लिए मेरी कंपनी पर निर्भर है। किन क्विन शान कौन है ये? वांग वेशान उसे नहीं जानता था, लेकिन काई योंग के शब्दों से वह अनुमान लगा सकता था कि इस व्यक्ति ने किसी को गलत समझ लिया है। वो सचमुच एक नंबर का बेवकूफ है। वह तियानहाई शहर से नहीं, यानजिंग से है। टकराना। धीमी आवाज में बोलने के बाद वांग वेशान ने काई योंग के पेट में लात मारी और लात मारते हुए भीड़ की ओर जोर से चिल्लाया, इस आदमी के पास भी हथियार है। दो लोग, आओ और मिलकर इसे काबू करो। कुछ ही देर में टोपी पहने दो युवतियां वीरता का अभिनय करते हुए भीड़ से दौड़ती हुई आईं। उन्होंने तुरंत काई योंग के निचले शरीर पर हमला कर दिया। काई योंग, जो एक आवारा कुत्ते की तरह जमीन पर सिकुड़ कर लेटा हुआ था, दर्द के कारण अचानक जाग गया। किन परिवार? तियानहाई शहर से नहीं, बल्कि यानजिंग से। यानजिंग का किन परिवार? काई योंग का दिल कांप उठा। क्या यानजिंग के व्यापारिक हलकों में किन परिवार का कोई सदस्य था, उस महान व्यक्ति के अलावा जिसे अक्सर टीवी पर देखा जा सकता था? फुफकार फुफकार। ये सोचते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। तांग शी ग्रुप के तांग यानजिन के रहने वाले थे और तांग के अलावा कोई और तांग शी ग्रुप को इस तरह जनता के बीच भ्रम पैदा नहीं कर सकता था। ये वही है। यह अवश्य ही यानजिन के उस महान व्यक्ति का परिवार होगा। केवल किन परिवार ही तांग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता था। अरे बाप रे, उसने किसे नाराज किया? काई योंग जमीन पर सिकुड़कर बैठ गई और दोनों लड़कियों के पैरों के बीच की जगह से किन लैंग की ओर देखने लगी। उसके मन में यही इच्छा थी कि उसे अभी इसी वक्त पीट पीट कर मार डाला जाए। अगर उसे पहले से पता होता कि किन लैंग यानजिन के उस किन परिवार से है, तो एक हाथ तोड़ने की तो बात ही छोड़िए, अगर उसके चारों अंग भी टूट जाते तो भी वह एक भी कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। उस आकर्षक महिला ने अपने पति को, जिससे उसकी शादी को आधा महीना ही हुआ था, इस तरह पिटते हुए देखा और स्थिति को ठीक न समझते हुए झट से अपनी कमर घुमाए और मौके से भाग गई।
सू शियाओ ने किन लैंग को हैरानी से देखा और पूछा, युवा मास्टर किन, इन मॉल के सुरक्षा गार्डों के साथ क्या चल रहा है? किन लैंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने जिन लोगों को बुलाया था, मैंने कहा था कि मैं लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैंने सिर्फ जूनजी को ही बुलाया है। चलो चलते हैं, देर हो रही है और मुझे दोपहर में कुछ काम है। सू शियाओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, युवा स्वामी किन दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहते हैं? मैं आज दोपहर के भोजन के समय घर पर नहीं रहूंगी। तुम अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लेना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जून जी कार लेने के लिए भूमिगत गराज में गई, जबकि किन लैंग और सू शियाओ मॉल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने मेबैक का नहीं बल्कि रोल्स रॉयस का इंतजार किया। एक मोटा ताजा आदमी जिसका पेट बड़ा था और चेहरे पर किसी अमर गुरु जैसी मुस्कान थी, रोल्स रॉयस की पिछली सीट से निकला, दौड़ता हुआ किन लैंग के पास पहुंचा, अपने हाथ मलते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, युवा स्वामी किन, क्या हालचाल? मामला सुलझ गया। मुझे अभी अभी घर पर आपका फोन आया था और मैं तुरंत उठकर यहां आ गया। आप ठीक हैं? क्या आपको कोई चोट लगी है? आने वाला व्यक्ति तांग तियानपाई था, जो तांग शी समूह का अध्यक्ष और यान जिंग तांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी। 3 साल पहले वह एक आकर्षक युवक था, लेकिन बाद में परिवार के कुछ आंतरिक मामलों के कारण उसने एक गलती की और उसे यानजिंग से निष्कासित कर दिया गया। वे सभी यानजिंग के अमीर दूसरी पीढ़ी के शकल में घुल मिल गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास एक दूसरे की संपर्क जानकारी थी। हालांकि अब हालात अलग थे। पूर्व तांग तियानपाई शायद थोड़ी ऊंची स्थिति से किन लैंग से बात कर सकते थे, पर अब तांग तियानपाई यानजिंग से निष्कासित एक बहिष्कृत व्यक्ति था, जबकि किन लैंग यानजिंग किन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, जो भविष्य में एकमात्र उत्तराधिकारी था। उनकी पहचान अतुलनीय थी। आपने बहुत अच्छे से काम संभाला, धन्यवाद भाई तियानपाई। किन लैंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं किन लैंग भाई तियानपाई का ऋणी हूँ। अगली बार मौका मिला तो मैं यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तांग तियानपाई का चेहरा असंतोष से सख्त हो गया। युवा स्वामी किन, आप क्या कह रहे हैं? विदेश में एक पुराने दोस्त से मिलना, मुझे इतनी छोटी सी बात में मदद करने में बहुत खुशी हो रही है। आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? क्या युवा स्वामी किन मुझे नीचा नहीं दिखा रहे हैं? आज के मामले में यंग मास्टर किन की ही गलती है कि उन्होंने बहुत ही कम प्रचार किया। अगर सबको आपकी पहचान पता होती तो ऐसी घटना कैसे हो सकती थी? दरअसल आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कुछ दिनों बाद होने वाले डिनफेंग सम्मेलन में यंग मास्टर किन को आमंत्रित कर सकूं। ये सभी तियानहाई शहर के उच्च वर्ग के लोग हैं और यह उनके लिए यंग मास्टर किन के व्यवहार को देखने का भी एक अवसर है। चूंकि तियानपाई भाई ने बोल दिया है तो हम आदरपूर्वक इसका पालन करेंगे। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जैसे ही जून जी गाड़ी लेकर आया, उसने सू शियाओ को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाकर चला गया। गाड़ी सुचारू रूप से चलाते हुए जून जी ने उत्सुकता से दाव से पूछा, युवक, क्या वह तांग परिवार के सबसे बड़े युवक थे? उनकी यह हालत कैसे हो गई? 3 साल पहले तांग तियानपाई दिखने में किन लैंग के बराबर तो नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक आकर्षक युवक था। महज कुछ ही सालों में वह एक मोटे ताजे अधेड़ आदमी में बदल गया है। पतित किन लैंग को ऐसा नहीं लगा। तांग परिवार यंजिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार है। मुख्य परिवार का सबसे बड़ा पोता इस हालत में कैसे गिर सकता है? और जब उसने मुझे देखा तो वह इतना विनम्र और आज्ञाकारी क्यों हो गया? क्या आपको लगता है कि यह सामान्य बात है? जून जी ने अचेतन रूप से सिर हिलाया, यह सामान्य है। तांग परिवार आपके परिवार जितना अच्छा नहीं है, युवा स्वामी। इसके अलावा तांग तियानपाई ने परिवार के भीतर एक गलती की थी और उसे यंजिंग से निकाल दिया गया था। आपके विपरीत, युवा स्वामी, जो परिवार के इकलौते वारिस हैं, उनके लिए आपके सामने चापलूसी करना स्वाभाविक है। वापस जाओ और ज्यादा किताबें पढ़ो। अपना सारा समय फिंगरटिप लोट्स क्लब में भाग दौड़ करने में बर्बाद मत करो। चीजों को देखते समय दिमाग का इस्तेमाल करो, दिखावे से धोखा मत खाओ। किन लैंग ने व्यंग्य से डांटते हुए कहा, हर किसी में हिम्मत और गरिमा होती है। एक युवा मालिक जो कभी मेरे ही शकल में था, भले ही उसके बुरे दिन आ गए हों, वह इतना चापलूस नहीं बन सकता। अगर वह सच में इतना असामान्य हो गया है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, उसका दिल मरा नहीं है। युवा स्वामी, क्या आपका मतलब है कि वह अभी भी यंजिंग वापस जाना चाहता है? जून जी को ये बात अविश्वसनीय लगी। किन लैंग ने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और हाथ हिलाते हुए कहा, अपनी कार चलाओ।
जब आप जूनजी से इन चीजों के बारे में बात करें तो बस मुद्दे को छूकर बात खत्म कर दें, क्योंकि उसका इरादा जूनजी को एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में तैयार करना है। युद्ध कौशल के मामले में जूनजी निश्चित रूप से योग्य और वफादार है। बस कभी कभी वह जिद्दी और अड़ियल हो जाता है। यदि जूनजी अपना मन बदल लेता है तो उसे एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में तैयार किया जाएगा। यदि नहीं तो उसे परिवार की इच्छा के अनुसार एक वफादार अनुयायी बने रहना होगा। सु शियाओ को विला में छोड़ने के बाद दोपहर हो चुकी थी। मु युयान से मिलने का समय हो गया था। जूनजी ने किन लैंग को म्यू युयान के निवास की ओर चलाया। कार में बैठे जूनजी मुस्कुराए, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और दूसरा हाथ सिर के पीछे अंगूठा दिखाते हुए। युवा मालिक, आप वाकई कमाल के हैं, आपकी नज़र बहुत तेज है। मैंने कल सु शियाओ को देखा और वह बिल्कुल देहाती लग रही थी, जैसे कोई गांव की लड़की हो। मुझे समझ नहीं आता कि आपने उसे क्यों रखा है। आज उसने अपने कपड़े बदले और वाह, ऐसा लग रहा है जैसे उसने जादू कर दिया हो। वह पूरी तरह बदल गई है, इतनी प्यारी, मनमोहक और खूबसूरत हो गई है। पहले वह थोड़ी साधारण थी, लेकिन आज्ञाकारी, समझदार थी और कभी कोई शरारत नहीं करती थी, किसी भी परिवार के लिए एकदम सही छोटी परी। किन लैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम्हें इस तरह के लोग पसंद हैं? जूनजी ने कामुक मुस्कान के साथ कहा, मुझे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं। फिंगरटिप लोड्स के मैनेजर झांग काफी अच्छे हैं। वह बुद्धिमान, परिपक्व हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लोगों की देखभाल करना जानते हैं। किन लैंग फिंगरटिप लोड्स में कई बार जा चुका था। लॉबी मैनेजर झांग अक्सर जूनजी और मैनेजर झांग को साथ चलते देखता था। उसने पहले सोचा कि वे तकनीशियन चुनने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था। मैनेजर झांग 30 के आसपास का है, शायद 40 का है ना। तुमसे बड़ा, जूनजी ने सहमति में गुनगुनाया। वह 43 साल की है, मुझसे 8 साल बड़ी। कहावत है, 3 साल बड़ी महिला सोने की ईंट पकड़े होने जैसी होती है, 5 साल बड़ी महिला बूढ़ी माँ जैसी होती है, 8 साल बड़ी महिला बूढ़ी माँ के हाथ में सोने की ईंट पकड़े होने जैसी होती है। जियांगनान नंबर 1 विला जिला। मु युयान बैठक में बैठी अपनी माँ को रसोई में एप्रन पहने व्यस्त देख रही थी और कुछ नाराजगी से बुदबुदाई, माँ, जब मैं यंजिंग वापस गई थी तब मैंने आपको एक बार भी खाना बनाते नहीं देखा। क्या आज उस किन लांग नाम के आदमी के लिए खाना बनाना वाकई जरूरी है? एक बेटी होने के नाते मु युयान को लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वह किन लैंग से ईर्ष्या करती है। लिन वानकिंग ने घर के बने तले हुए एडामे और सुआ के मांस की आखिरी डिश मेज पर रखी, अपने एप्रन से हाथ पोंछे, फिर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए प्यार से मुस्कुराई। अरे नासमझ लड़की, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जब तुम्हारा होने वाला दामाद मिलने आएगा तो क्या मुझे, उसकी सास होने के नाते, उसका थोड़ा सम्मान नहीं करना चाहिए? कौन सा दामाद? मु युयान ने अपनी माँ के प्रसन्न चेहरे को देखा और उसे ईर्ष्या हुई। कौन जाने, किन लांग के स्वभाव को देखते हुए वह हमेशा प्रेम प्रसन्न करता रहता है। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में उसके बच्चे भी हो जाएंगे। क्या आप मुझे सौतेली माँ बनाने की योजना बना रही हैं? ये कैसी बकवास कर रही हो? लिन वानकिंग ने सख्ती से कहा। मैंने तुम्हें बताया नहीं था। आगे से इन बातों को अपने तक ही रखना और किसी को मत बताना। क्या आपको लगता है कि दुनिया का हर आदमी ऐसा ही होता है? या तो वे अक्षम होते हैं, या अगर होते भी हैं तो उनमें से कौन शादी के बाहर बिल्कुल साफ सुथरा होता है? क्या आप अपने पिता के उलझे हुए प्रेम प्रसंगों के बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं? जब मु युयान के पिता का निधन हुआ तो मु परिवार में भारी उथल पुथल मच गई, जिसके परिणामस्वरूप मु युयान और उसकी मां को परिवार से निकाले जाने की नौबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि सत्ता के भूखे उन लोगों ने मु युयान के पिता के नाजायज बेटे को ढूंढ निकाला। उसने अपने रिश्तेदारों को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के बच्चे का इस्तेमाल किया। अगर किन परिवार ने बेसहारा माँ और बेटी की मदद न की होती और नाजायज बच्चे और उसकी माँ को बड़ी रकम न दी होती तो यह मामला इतनी आसानी से कभी हल नहीं हो पाता। युयान, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। क्या मैं कभी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी? लिन वानकिंग अपनी बेटी के बगल में बैठी उसे बड़े प्यार से दिलासा दे रही थी। किन लांग थोड़ा शरारती और दबंग है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वह तुम्हें पसंद करता है। शरारती? उसने तो मेरे दफ्तर में जासूसी उपकरण भी लगवा दिए, क्या ये शरारत है? ऊपर से मैंने जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड को एक एक करके बुलाया और वो सब गायब हो गए। हमें पता भी नहीं कि वो जिंदा हैं या मर गए, और तुम इसे दबंगई कहती हो? मु युयान ने दांत पीसते हुए कहा।
ये आदमी साफ तौर पर एक घमंडी और दबंग दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है, एक बड़ा खलनायक, ठीक है। अगर उसके पिता अच्छे न होते तो क्या वो अब तक बच पाता? ये शब्द बोलते ही बैठक के कोने में एक आकृति प्रकट हुई। वहां दौड़कर आया हुआ कोई और नहीं बल्कि किन लैंग था। वह ठंडे भाव से खड़ा था और मु युयान को देख रहा था, जिसका खूबसूरत चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। किन लैंग, तुम नासमझ बच्चे, यहां आने से पहले तुमने फोन क्यों नहीं किया? लिन वानकिंग चौंक गई और उसने तुरंत समझाया, युयान अभी छोटी है और हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें कह दे जो उसे पसंद न हो, इसलिए कृपया इसे दिल पर मत लो। किन लैंग ने उसे अनसुना कर दिया। मु युयान को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अगर हिम्मत है तो वह वाक्य फिर से कहो। ठीक है, मैं कहूंगी। क्यूई के सिर पर खड़ी मु युयान ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मैं इस बारे में गलत हूं कि यह कितना मुश्किल है? अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पिता नहीं होता तो क्या तुम इतने समय तक इतनी बेफिक्र जिंदगी जी पाती? किन लैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, यही वाक्य है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं तो कुछ और वाक्य बोलिए। मुझे लगा था कि किन लैंग बहुत क्रोधित होगा, या कम से कम उसका चेहरा तो भयावह ही दिखेगा। मु युयान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके गुस्से भरे शब्द न केवल किन लैंग को उकसाने में विफल रहेंगे बल्कि उसे आत्मसंतुष्ट भी दिखाएंगे। कोई व्यक्ति इतना निर्लज कैसे हो सकता है? परिवार पर निर्भर रहने के लिए उसकी आलोचना करना उस पर अपने माता पिता पर निर्भर रहने का आरोप लगाने के बराबर है, और फिर भी यह व्यक्ति इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है। उसने किन लैंग की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। युयान, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? जल्दी से किन लैंग को बताओ। मुझे माफ कर दो। लिन वानकिंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। किन लैंग को बार बार इस तरह अपमानित करना तो उसकी अपनी मां के लिए भी असहनीय है, बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए। मु युयान ने हठपूर्वक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसने अनजाने में किन लैंग की प्रतिक्रिया पर गौर किया, और ये देखकर कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रहा था, वह थोड़ा और हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। आज क्या हुआ? जब उसने पहली बार किन लैंग को देखा तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें मिले हुए सिर्फ एक दिन ही बीता था, लेकिन किन लैंग पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। अब ये काफी बेहतर दिख रहा है। इसके अलावा किन लैंग के पहले के उग्र स्वभाव को देखते हुए वह जरा सी बात पर भी भड़क उठती या चीजें तोड़ देती थी। उसकी अचानक चुप्पी ने किन लैंग को काफी बेचैन कर दिया। किन लैंग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन लिन वानकिंग खुद काफी हिल गई थी। उसकी छाती एक शक्तिशाली अशांत भावना से धड़क रही थी। मु युयान, मैं तुमसे माफी मंगवा रही हूँ। क्या तुमने मुझे सुना? क्या तुम अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती? माँ! मु युयान गुस्से से उबल रही थी, लेकिन अपनी माँ के क्रोधित चेहरे को देखकर वह अनायास ही नर्म पड़ गई। चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती रही थी। उसकी माँ की नजरों में वह हमेशा एक ऐसी बच्ची थी जो कभी बड़ी नहीं होगी। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मेरी माँ ने मुझे इस तरह डांटा है। डर और अन्याय दोनों का अनुभव करते हुए उसकी आंखें जल्द ही लाल हो गईं। ये देखकर किन लैंग चुपचाप खड़ा रहना छोड़कर आगे बढ़ा और मु युयान का छोटा सा पतला हाथ थाम लिया। वह हाथ बहुत नर्म और कोमल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, इतनी बेवकूफी मत करो। देखो, तुमने युयान को डरा दिया है। दाओ, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन युयान और मैं पहले से ही एक कपल हैं और डेटिंग कर रहे हैं। हम आमतौर पर इसी तरह से बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे की बातों को दिल पर नहीं लेते। हम दोनों युवा हैं, इसलिए हम अक्सर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। सचमुच? लिन वानकिंग ने भौहें चढ़ा ली। मु युयान ने सहमति में सिर हिलाया, फिर दूसरे हाथ से किन लैंग की पीठ पर चुटकी ली और अनिच्छा से दाव से सहमत होते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ए निंग से पूछ सकते हैं। ए निंग मु युयान की निजी अंगरक्षक है जो हमेशा उसके साथ रहती है और उसे हर छोटी से छोटी हरकत का पता चल जाता है। लिन वानकिंग ने लाइव क्यूई से बात करना बंद कर दिया और सास की तरह अपने दामाद को निहारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बात बस इतनी है कि आंटी बूढ़ी हो रही हैं और अब फैशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। जब तक आप युवाओं को ये पसंद है तब तक ठीक है। किन लैंग ने सख्ती से कहा, आप क्या कह रही हैं, चाची? आपका क्या मतलब है कि चाची बूढ़ी हैं? अगर चाची और युयान सड़क पर चलें तो जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे आप दोनों को बहनें समझेंगे। सच कहें तो उन शब्दों में बड़ों की चापलूसी और खुशामद का भाव झलक रहा था,
लेकिन ये कहना होगा कि 40 वर्ष की आयु के आसपास की लिन वानकिंग एक युवा लड़की की तरह ही चुस्त दुरुस्त है और उनके चेहरे पर कोलेजन की भरपूर मात्रा है। उसका पहनावा बेहद ही शानदार और उपयुक्त था, जिसमें हल्के गुलाबी रंग की लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट थी जो थोड़ी पारदर्शी थी, जिससे उसके पतले पेट और आकृति की झलक दिखाई दे रही थी। उसने नीली स्किनी जीन्स पहनी हुई थी, उसकी टांगें सीधी और लंबी थीं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। रूप रंग के मामले में वो मू युयान से थोड़ी कम आकर्षक हो सकती है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। वास्तव में उसमें अधिक परिपक्व और परिष्कृत आकर्षण है। लिन वानकिंग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और उसने मजाक में दाव को डांटते हुए कहा, अरे नादान बच्चे, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम काफी चालाक हो गए हो। चाची बूढ़ी हो रही हैं और अब युवाओं के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती। ये कपड़े युयान के हैं, इसलिए ये तुम्हारे पहनने के लिए उपयुक्त हैं। धिक्कार है। समझ गया। किन लैंग समझ गई और तुरंत ही दाव की तारीफ करते हुए पहले प्रशंसा और फिर आलोचना भरे लहजे में बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये ड्रेस युयान की है। मैंने उसे पहले कभी नहीं पहनी। मैं युयान की काया को अच्छी तरह जानती हूँ, ये तो मानो सुनहरे अनुपात के हिसाब से ही सिलवाई गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युयान के कपड़े आप पर इतने अच्छे लगेंगे, आंटी। आपकी काया तो वाकई बहुत आकर्षक है। कहा, तुम तो बड़ी मीठी बातें करते हो, आंटी तुम्हारी तारीफों से शर्मिंदा हो गईं। लिन वानकिंग की मुस्कान जरा भी नहीं बदली और उसने प्यार से किन लैंग का हाथ थाम लिया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आंटी ने खास तुम्हारे लिए घर जैसा खाना बनाया है। चख कर देखो कैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। तो आज तो मुझे वाकई बहुत मजा आने वाला है। किन लैंग और उसकी मां को हाथ में हाथ डाले प्यार से रेस्तरां की ओर जाते देख मू युयान के सुंदर होंठ फड़क उठे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक परित्यक्त बच्चा हो जिसे छोड़ दिया गया हो। वह बदल गया है, सचमुच बदल गया है। यह आदमी पहले घमंडी और दबंग हुआ करता था, लेकिन अब वह वाकपटु और मीठी बातों वाला हो गया है। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। उसने हल्की सी नाक से आवाज निकाली और अपनी पजामा पर नजर डाली, जिस पर एक छोटा सा भालू तकिए को गले लगाए हुए कढ़ाई की हुई थी। भले ही उसे किन लांग से तारीफ न मिली हो, लेकिन उसने अपने कपड़े बदलने का इरादा नहीं किया था। आखिर खाना ही तो था, क्या इतना हंगामा करना वाकई जरूरी था? खाने की मेज पर लिन वानकिंग मुख्य स्थान पर बैठी थी और किन लैंग और मू युयान दोनों ओर बैठी थीं। पूरे भोजन के दौरान किन लैंग का कटोरा भोजन से भरा रहा, उसने अपनी मर्जी से कभी कोई भोजन नहीं लिया। इसके विपरीत मू युयान को न केवल लिन वानकिंग द्वारा खाना परोसने की सेवा पसंद नहीं आई, बल्कि आखिरी कोला चिकन विंग के लिए लड़ते समय एक बार लिन वानकिंग की चॉपस्टिक से उसकी झड़प भी हो गई। लिन वानकिंग ने आंखें घुमाईं। एक लड़की इतना ज्यादा क्यों खाएगी? बोलते बोलते उसने कोला चिकन विंग का आखिरी टुकड़ा किन लैंग के कटोरे में रख दिया। मू युयान की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, आपका असली बेटा कौन है, मैं या वह? बेशक तुम मेरे जैविक पुत्र हो, लिन वानकिंग ने नाराजगी से कहा। क्या तुम्हें इस बात से जलन है कि मैं, तुम्हारी सास, अपने दामाद के प्रति ज्यादा स्नेह रखती हूँ? मू युयान ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए खुद से बुदबुदाया, ये सिर्फ थोड़ा बेहतर या बदतर होने का मामला नहीं है। ये तो सरासर भेदभाव है। वह अपना डीएनए भी जांच करवाना चाहती है। मुझे सच में नहीं पता दाओ, किन लैंग ने उसकी मां पर किस तरह का जादू किया था जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी। युयान, अगर तुम चाहो तो ये चिकन विंग ले लो। ये स्वादिष्ट तो है, लेकिन मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगा। किन लैंग उठा और उसने चिकन विंग मू युयान के कटोरे में डाल दिया। उसकी निष्क्रिय क्षमता एफिनिटी सक्रिय हो जाती है और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी सौम्य मुस्कान होती है जो किसी के दिल में एक लहर पैदा कर देती है। यहाँ तक कि मू युयान, जिसे किन लैंग कभी पसंद नहीं था, उसकी खूबसूरत आंखों में भी इस समय थोड़ी हैरानी झलक रही थी। सच कहूं तो किन लैंग उसे वाकई पसंद करता है। हालांकि यह लड़का बाहर बेहद उद्दंड है और लोगों को पीटने का आदी है, लेकिन उसके सामने वह हमेशा अपेक्षाकृत सौम्य रहा है। कम से कम उसने कभी उसे धमकाया नहीं या उस पर हाथ नहीं उठाया। इसके अलावा यानजिंग में किन परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बराबरी के रिश्तों में शादी के फायदों पर विचार करें तो ये रिश्ता निश्चित रूप से मू परिवार के लिए एक बेहतर कदम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन लैंग के प्रति उसके मन में जो अरुचि थी वह अब काफी हद तक कम हो गई है और वह उसे देखने में पहले से कहीं अधिक आकर्षक लगने लगी है। पटुई। अपनी ही कल्पना में खोई हुई मू युयान अचानक होश में आए और मन ही मन खुद को कई बार फटकारा।
उसने अपने हल्के लाल गालों पर हाथ फेरा और किन लैंग को घूर कर देखा, जिसने कोला चिकन विंग्स उसके कटोरे में डाल दिए थे। उसने दाव को डांटते हुए कहा, तुम्हारे कटोरे में जो खाना है उसे कौन खाना चाहेगा? तुम्हारी चॉपस्टिक तुम्हारी लार से सनी हुई है। तुम्हें शायद कोई फर्क न पड़े, लेकिन मुझे तो वे गंदी लगती हैं। किन लैंग की आलोचना करते हुए मु युयान ने मन ही मन खुद को कोसा। अभी अभी उसके साथ क्या हुआ? मुझे अचानक किन लैंग की अच्छी बातें क्यों याद आ रही हैं? किन लैंग आज न केवल अजीब व्यवहार कर रही है, बल्कि वह अपने सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग है। किन लैंग ने अपने होंठ सिकुड़े और हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक को हिलाया। मैंने इन्हें उठाने के लिए मोटे किनारे का इस्तेमाल किया, इसलिए इन पर लार नहीं लगी है। मु युयान के इनकार का इंतजार किए बिना उसने उसे उसके कटोरे में डाल दिया और कहा, यह गंदा नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसे खा सकती हो, या अगर नहीं खाना चाहती तो इसे वापस प्लेट में रख दो। लिन वानकिंग किनारे से उस युवा जोड़े को एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख रही थी, कभी कभी अपनी गोरी गर्दन को छूकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। बाहर के लोग कहते हैं कि किन लैंग एक अभिमानी और दबंग दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। उसने लगभग पूरी तरह से किन परिवार को बदनाम कर दिया है। देखना ही विश्वास करना है, लेकिन इसके बारे में सुनना उतना अच्छा नहीं है जितना कि इसे स्वयं अनुभव करना। आज की सभा ने लिन वानकिंग को यह एहसास दिलाया कि बाहर फैल रही सभी अफवाहें दूसरों द्वारा गढ़ी गई थीं। इतना अच्छा दामाद दूसरों के कहे अनुसार इतना बुरा कैसे हो सकता है? अपनी मां की ओर देखते हुए मु युयान ने मन ही मन सोचा, ये बुरा है। उसने सोचा कि किन लैंग आज जानबूझकर इतना अच्छा व्यवहार कर रही है ताकि अपनी मां पर अच्छा प्रभाव डाल सके। वे बस इतना ही चाहते थे कि उनका संवेदात्मक संबंध वास्तविक संबंध में बदल जाए। वह नीच आदमी कितना कपटी है। मु युयान नाखुश थी। वह दांत पीसते हुए चॉपस्टिक से कोला चिकन विंग को कुरेद रही थी, मानो वह चिकन विंग के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। अरे बेवकूफ लड़की, ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। क्या तुम शियाओ किन से कुछ नहीं सीख सकती? लिन वानकिंग बेहद खुश थी और किन लैंग से और भी प्यार से बात करने लगी। वह जितनी बार किन लैंग को देखती उतनी ही खुश होती जाती, जबकि अपनी बेटी को देखकर उसे उतनी ही बेचैनी होती। मुझे सच में नहीं पता कि शियाओ किन को तुम में क्या पसंद आया। अगर हमारे जमाने में होता तो शियाओ किन जैसी जवान लड़की के घर में शादी के लिए कितने ही लड़के आते। उसने अपनी गर्दन को छुआ और अपनी उद्दंड बेटी को डांटते हुए भौहें चढ़ा ली। आंटी, आज मैं खाली हूँ। खाना खत्म करने के बाद चलिए अस्पताल चलते हैं, आपका चेकअप करवा लेते हैं, किन लैंग ने धीरे से कहा और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। लिन वानकिंग ने उलझन में पूछा, अस्पताल क्यों जाना है? मु युयान पहले से ही गुस्से से उबल रही थी और उसे अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने किन लैंग पर भड़कते हुए कहा, क्या तुम जानबूझकर मुझे दुखी करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है, तुमने उसे अस्पताल क्यों भेजा? क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? किन लैंग के शब्दों से स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता था कि उसकी माँ बीमार थी। मु युयान की तो बात ही छोड़िए, जो पहले से ही खराब मूड में थी। अगर वह और किन लैंग सचमुच में एक कपल भी होते तो भी वह ये सुनकर नाखुश होती। किन लैंग ने कोई बहस नहीं की। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे बस एक चेकअप समझ लीजिए। आंटी, क्या आपने हाल ही में चेकअप करवाया है? लिन वानकिंग ने सिर हिलाया। नहीं, यंजिंग स्थित कंपनी में इतनी छोटी बड़ी कई गतिविधियां चल रही हैं कि मैं इतनी व्यस्त हूं कि सब कुछ संभालना मेरे लिए समय ही नहीं है। 1 मिनट मीटिंग होती है तो अगले ही मिनट बोर्ड की वोटिंग। तियानहाई शहर की यह यात्रा भी बस एक छोटी सी छुट्टी है। मैं सिर्फ 3-4 दिन ही रुक सकती हूँ। मुझे मेडिकल चेकअप करवाने का समय कहाँ से मिलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत झंझट का काम है और अस्पताल में खून की गंध भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने आगे कहा, आप बहुत विचारशील हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल सही। मु युयान ने उत्साह से सिर हिलाते हुए दाव की प्रशंसा की और कहा, मां 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहें और सदा युवा बनी रहें। 18 वर्ष की आयु तक। यह किन लैंग ने भौहें चढ़ाकर हिचकिचाते हुए कहा, मानो उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, आंटी, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मुझे आपको मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन आज एक जूनियर होने के नाते मुझे किन लैंग को बुरा बनना होगा। आप जाएं या न जाएं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर मुझे तुम्हें बांधना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें बांधकर वहां ले जाऊंगा। अपने विचारों के बारे में चाहे वह कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, किन लैंग कारणों या अंतर्निहित सिद्धांतों का खुलासा नहीं करेगा।
उन्हें ठीक इसी तरह की अस्पष्टता चाहिए थी। मैं मु युयान को गुस्सा दिलाना और लिन वानकिंग को असहज करना चाहता हूं। तर्क को सशक्त बनाने के लिए पहले आलोचना करने की तकनीक का प्रयोग करें। यह मु युयान की उसके बारे में राय को पूरी तरह से बदलने की दिशा में पहला कदम है। पहले उसे गुस्सा दिलाओ, फिर उसे शर्मिंदा करो। मु युयान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो अभी अभी अपनी मां की प्रशंसा कर रहा था, गायब हो गया और उसकी जगह उदासी छा गई। उसने दांत भींचते हुए किनलैंग को घूर कर कहा, किनलैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरी मां पूरी तरह स्वस्थ है, तो तुम अब भी इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें तभी चैन मिलेगा जब तुम मुझे मजबूर करोगे कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं? किनलैंग का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक रुक गया। वो बहुत निराश दिख रहा था। लिन वानकिंग, जो एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी, मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोली, युयान, शियाओकिन पर गुस्सा मत करो। उसका इरादा अच्छा था। चूंकि शियाओकिन ने ऐसा कहा है, तो चलो अस्पताल चलते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत समय से मैंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है। माँ, मु युयान ने पुकारा। लिन वानकिंग ने दृढ़ता से कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। चिल्लाना बंद करो। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद फैसले लूंगी। मु युयान ने आंखें घुमाईं। बस उसे ऐसे ही लाड़ प्यार करती रहो। ये कहने के बाद उसने फिर से किनलैंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में घोर घृणा भरी हुई थी। उसे सबसे ज्यादा तब बुरा लगता था जब लोग उसकी मां के बारे में बात करते थे, जो दुनिया में उसकी इकलौती बची रिश्तेदार थी। किसी को भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दूसरों की मानहानि करने की अनुमति नहीं है। दोपहर का भोजन अप्रिय तरीके से समाप्त हुआ। मेबैक कार चला रहे जूनजी ने मूल रूप से मु युयान और उनकी बेटी को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करने का इरादा किया था। लेकिन मु युयान ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी मां को साथ ले जाने की चाह में खुद ही गैराज से एक गुलाबी रंग की कन्वर्टिबल BMW कार चलाने पर जोर दिया। अस्पताल पहुंचने पर लिन वानकिंग के रक्त परीक्षण और कई स्कैन किए गए। व्यस्त दिन के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह अनजाने में बार बार अपनी गर्दन छूने लगी। अंततः शाम लगभग 4 बजे परीक्षा परिणाम सामने आए। सफेद कोट पहने डॉक्टर ने पुकारा, लिन वानकिंग, कौन है लिन वानकिंग? आइए और अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले जाइए। मु युयान ने अपनी मां का हाथ पकड़कर जानबूझकर किनलैंग को दरवाजे से बाहर धकेल दिया और डॉक्टर दाओ की ओर देखते हुए कहा, आप यहाँ हैं? डॉक्टर साहब, मेरी मां का स्वास्थ्य कैसा है? क्या वह पूरी तरह स्वस्थ है? डॉक्टर ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर सवालिया निशान था। तुम मरीज की बेटी हो। तुम्हें अपनी मां की सेहत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तुम कहती हो कि वो स्वस्थ है। तुम्हारी मां की हृदय रोग 3रे चरण में पहुंच चुकी है। अगर और देर हो जाती तो किसी भी पल उनकी अचानक मृत्यु हो सकती थी। धमाका! एक वाक्य ने मु युयान को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वह वहीं जम गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। मु युयान को नजरअंदाज करते हुए सफेद कोट पहने डॉक्टर ने लिन वानकिंग की ओर भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको खुद दाओ की शारीरिक स्थिति के बारे में पता ही न हो? लिन वानकिंग अभी भी सदमे में थी जब उसने अपना सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता डॉक्टर, क्या ये कोई गलती हो सकती है? डॉक्टर ने आंखें घुमाईं। आपके साथ 1 दर्जन से अधिक सामान्य लोगों की भी शारीरिक जांच हुई थी। ऐसा क्यों है कि समस्या सिर्फ आपको ही हुई, जबकि बाकी सभी लोग सामान्य थे? ये तो अजीब बात है। तुम दोनों आमतौर पर इतने लापरवाह रहते हो, अचानक तुमने शारीरिक जांच करवाने का फैसला क्यों किया? मां और बेटी ने सहज रूप से किनलैंग की ओर देखा, जो अभी भी हिचकिचा रहा था और अंदर नहीं आ रहा था और दरवाजे के बाहर ही रुका हुआ था। शाओकिन, जल्दी अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? लिन वानकिंग ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए किनलैंग की ओर देखा जो उसके पास आ गई थी, और दाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस बार तुम्हारी वजह से, वरना अगर चाची अचानक एक दिन मर जाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि दाओ का क्या हुआ। धमनी रोग, और ये 3रा स्तर है। लिन वानकिंग को भी यह अविश्वसनीय लगा और वह भयभीत हो गई। क्या तुमने कुछ देखा? वरना तुम अपनी चाची को घर पर चेकअप के लिए बुलाने पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? लिन वानकिंग ने हैरानी से पूछा। किनलैंग ने सिर हिलाया। मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। आंटी, जब आप बात कर रही होती हैं तो आप जानबूझकर या अनजाने में अपनी गर्दन को छू रही होती हैं, और जब आप जीवन ऊर्जा का उपयोग कर रही होती हैं तो आप अपनी गर्दन को और भी अधिक बार छू रही होती हैं, जो बहुत ही असामान्य है। सफेद कोट पहने डॉक्टर ने तुरंत अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। युवक, क्या आप चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं?
कोरोनरी हृदय रोग कोरोनरी धमनियों के गंभीर धमनीकाठिन्य के कारण होता है, जिससे मायोकार्डियम को अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप मायोकार्डियल इस्केमिया होता है और एंजाइना पेक्टोरिस होता है। स्टेज 3 कोरोनरी हृदय रोग से पीड़ित जिन रोगियों को एंजाइना होता है, उन्हें गर्दन में दर्द भी हो सकता है, जिसमें अनजाने में अपनी गर्दन को छूना एक प्रमुख लक्षण है। सौभाग्यवश मरीज समय पर अस्पताल पहुंच गया और उचित प्रबंधन से उसके ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। अगर इसमें देरी होती या मरीज अधिक मेहनत वाला काम करता रहता तो दिल का दौरा पड़ सकता था और अचानक मृत्यु हो सकती थी। माँ मु युयान को आखिरकार होश आ गया। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे पसीना आने लगा। मेरा दिल मानो हवा में तैर रहा हो और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऊंचाई से गिर रहा हूं। वह बहुत डरी हुई थी। वह अपनी कांपती हुई माँ का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और आंखें लाल थीं। वह रोने ही वाली थी। नादान बच्ची, कोई बात नहीं, माँ ठीक है। हमने बस जल्दी पता लगा लिया है ना। तुम्हें बस आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। लिन वानकिंग ने अपनी बेटी के हाथ पर थपथपाते हुए उसे बार बार दिलासा दिया और कृतज्ञता से किन लैंग की ओर देखा। नादान बच्ची, तुम्हें तो कुछ गड़बड़ भी महसूस हुई। घर जाकर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? यू यान ने तो तुम्हें डांटा भी। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? किन लैंग ने कड़वाहट से सिर हिलाया। मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, चाची, आप नहीं जानती कि यू यान के दिल में आपकी क्या जगह है। मैंने अंदर की बातें बस थोड़ी बहुत ही सुनी है और मुझे यकीन नहीं है। अगर मैं यूं ही अपनी राय जाहिर कर दूं तो क्या होगा अगर आप ठीक ठाक हो? क्या होगा अगर यह मेरी तरफ से महज एक गलतफहमी हो? अगर मैं इसे जोर से कह दूं तो यह आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मानहानि होगी और मैं बर्बादी के कगार पर पहुंच जाऊंगा। मैं ठीक हूं। जब तक आप स्वस्थ हैं आंटी, मेरे थोड़े बहुत दुखी होने से क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा मैं एक वयस्क पुरुष हूं और यू यान तो बस एक छोटी लड़की है। भला वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तुम नासमझ बच्ची, लिन वानकिंग ने मन ही मन मिली जुली भावनाओं के साथ सोचा। किन लैंग इतना समझदार और विचारशील कैसे हो सकता था? वह अपनी बेटी की इतनी परवाह करती थी कि एक माँ होने के नाते वह खुद भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह अपनी बेटी को जरा सी भी तकलीफ सहने देने के बजाय खुद कष्ट सहना पसंद करती थी। ये वाकई बहुत मार्मिक है। नहीं, लिन वानकिंग ने मन ही मन ठान लिया, अगर उसने कभी किसी को अपने होने वाले दामाद के बारे में पीठ पीछे बुराई करते सुना तो वह फिर कभी चुप नहीं रहेगी। वह उन्हें ढूंढ निकालेगी और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएगी। अफवाहें फैलाना और दुर्भावनापूर्ण बदनामी करना किस तरह की कला है? उसका दामाद, जो इतना अच्छा नौजवान है, अफवाहों के अनुसार इतना नीच और बेशर्म दूसरी पीढ़ी का अमीर बाप कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने मजाक में दाव को चिढ़ाते हुए कहा, तुम नौजवान, बड़े लड़के की तरह बेहद आकर्षक और जोशीले दिखते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सजग होगे। भविष्य में तो तुम पर पत्नी का राज चलेगा। बोलते समय उन्होंने मु युयान की ओर देखा। इससे मु युयान शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने होंठ दबाए, हिचकिचाए और मुट्ठी भींचते हुए आगे बढ़ी। उसने धीमी, कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मुझे माँ की सेहत के बारे में पता भी नहीं चलता। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। आपकी वजह से ही ऐसा हो पाया, वरना मुझे सच में पता नहीं होता कि क्या करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय मु युयान की भावनाएं बेहद जटिल थीं। विला में किन लैंग के सुझाव पर वह जितनी ज्यादा नाराज थी, इस समय उसे उतना ही ज्यादा अपराधबोध महसूस हो रहा था। किन लैंग अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट रूप से चिंतित था और उसे बेबुनियाद अनुमान लगाने से रोकने के लिए उसने अपने सारे दुखों को मन में ही दबा लिया और सब कुछ खुद ही सहन कर लिया। इन सब बातों को सोचते हुए मु युयान को लगा कि उसका पिछला प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। वह तो माँ या बेटी बनने के भी लायक नहीं है। वह इतनी अविवेकी कैसे हो सकती है और इतनी आसानी से किन लैंग के नेक इरादों पर लांछन कैसे लगा सकती है? दूसरे शब्दों में कहें तो वह किन लैंग का जिक्र कर रही थी। अगर कोई और होता तो चाहे वह उस पर उंगली उठाकर उसे कोसता और कहता कि उसमें कोई अंतरात्मा नहीं है, वह उनका खंडन करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहती। अरे लड़की, मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हारा प्रेमी हूं और तुम्हारी माँ मेरे परिवार का हिस्सा है। अपने परिवार को देखकर मुझे असहज क्यों महसूस हो सकता है? ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी आंखें लाल हैं। जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैंने तुम्हें तंग किया है। कृपया रोना मत, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। किन लैंग ने मु युयान के सिर पर थपथपाया।
ये पहली बार था जब उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए इतने अंतरंग भाव से पहल की थी। डिंग, महिला नायिका मू युयान की मेजबान के प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। मेजबान को जोड़ 800 भाग्य खलनायक अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, मुख्य अभिनेत्री मू युयान की मेजबान के प्रति अनुकूलता लगातार बढ़ रही है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैन के भाग्य अंक 500 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 5000 प्राप्त कर लिए हैं। जैसे ही डॉक्टर ने लिन वानकिंग को दवा दी और उसे दैनिक सावधानियों के बारे में निर्देश दिए, किन लैंग ने सिस्टम की यांत्रिक आवाज सुनी जो उसे संकेत दे रही थी। वाह, उसने वही किया जो ये फैन को पहले करना चाहिए था। न केवल मू युयान से बड़ी संख्या में भाग्य खलनायक अंक प्राप्त किए, बल्कि ये फैन के भाग्य अंक भी 500 कम कर दिए। उसने स्वयं 5000 भाग्य खलनायक अंक प्राप्त किए। तो ये फैन के अवसर का लाभ उठाने से न केवल उसके भाग्य अंक कम होते हैं बल्कि आपको नियति खलनायक अंक 10 गुना अधिक मिलते हैं। इस बारे में सोचने के बाद किन लैंग इस बड़े खलनायक की भूमिका निभाने को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं।